अध्याय 11 लड़ाई। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। वैसे तो यह आयोजन एक उच्च स्तरीय आयोजन होने वाला था, लेकिन वास्तव में इसे उच्च वर्ग की पार्टी माना ही नहीं जा रहा था। ये जिले के नए लोगों के लिए एक पार्टी थी जिसमें कुछ बी लिस्ट की प्रसिद्ध हस्तियां और अमीर माता पिता वाले इराइल बच्चे शामिल थे। हालांकि अलग अलग मंडलियों में सुंदर महिलाओं पर बातचीत के विषयों की कमी नहीं थी। झांग युनशी की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से संपूर्ण दृश्य का केंद्र बिंदु बन गई थी। वह सुंदर लड़की कौन है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? वह बहुत जवान और स्मार्ट दिखती है। मुझे लगता है कि वह अभी भी स्टार है। उसके बगल में वह पिपरियारा बैगर उसका गॉडफादर नहीं हो सकता है ना? बेरोजगारी में जाए, ये तो कूड़े के ढेर पर ताजा फूल चिपकाने जैसा है। मैंने देखा कि उन्हें कॉनवे द्वारा लाया गया था। यदि संभव हो तो मैंने पूछा कि कीमत का पता कैसे लगाया जाएगा। लोगों के समूह ने ये लिंचेन की उपस्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। वे जांग युनशी के बारे में इस तरह से चर्चा कर रहे थे जैसे कि वह कोई वस्तु हो। वे इस तरह की बातें कर रहे थे कि उनके इलाके की महिलाओं के लिए लड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। इस बीच केसी ने कहा, लड़की के बारे में रुकावट बंद करो। उसे कांगवे ने जीएम वांग के लिए ऑर्केस्ट्रा कर रखा है। वांग जीएम, वह लड़का अपनी दुकान से ज्यादा तेजी से महिलाएं बदल रहा है। अरे नहीं, एक और शानदार सब्जी खराब हो गई, किसी ने भावुक होकर कहा। अरे यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम वैसे हो ही नहीं। किसी ने शांति के भाव से कहा, मुझे आश्चर्य है कि उस युवा लड़के का क्या होगा। ये सही है, मैंने सुना है कि जीएम वांग को एक बार एक लड़की इतनी पसंद आ गई थी कि उसने अपने दोस्त की टांगें तोड़ दी थी। दोस्त को कुछ पैसे मिलते थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा कि जीएम वांग अपनी छोटी सी बिल्डिंग के ऊपर ले गए हैं। मुझे लगता है कि वे जल्द ही नीचे आने वाले हैं। जी वांग का स्वभाव दबंग था, इसलिए वह कभी भी किसी भी महिला को अपने से दूर नहीं जाने देता था। शायद वांग ने जब ये लिंचेन की जांच की तो उस युवा लड़के को काम पर ही अपन बना दिया। देखो, जीएम वांग यहाँ है, किसी ने कहा। उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका पेट बहुत बड़ा था और चेहरा पतला था, धीरे धीरे और स्थिर तरीके से मंजिल से नीचे उतर रहा था। उनकी एक आकर्षक दिखने वाली महिला के गले में लालटेन थी और वे दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। सच, जीएम को देखते ही कांगवे की अचानक चमक दिखाई देती है। इसके तुरंत बाद वह लंबे कदमों से उनके पास चला गया। जीएम वांग ने पहली बार उसे देखा ही अपनी अहिंसा और अधीरता व्यक्तित्व की। हालांकि जैसे ही उसने पहली बार उसे देखा, उसकी नजर तुरंत जांग यूसी पर टिक गई। वह चाहती थी कि वह खुद को झांग यूसी के शरीर पर कील ठोक सके। जीएम वांग, मैं अपनी बहन को लेकर आया हूँ, मुझसे अपना वादा मत तोड़ना, ठीक है? कॉनवे ने नखरे टुकड़ियों में कहा। हाँ, जरूर जरूर। जीएम वांग लगभग लार टपका रहा था। उसे जांग यूनासी की पूछताछ का पता चले कुछ दिन ही हुए थे। बस इतना था कि इस बार कॉनवे ने जांग यूसी को अच्छे कपड़े पहनाए थे। वह जांग युनशी की ओर से लंबे कदम चलकर, युनशी, मैं जीएम वांग बोल रहा हूँ, बेजुबान रहो, कॉनवे ने परिचय दिया। मिस झांग, मेरा नाम वांग वेनलोंग है, आपसे मिलकर खुशी हुई। जीएम वांग ने अपना छोटा हाथ झांग यूनिक्सी की ओर शंघाई में रखा। जांग यूनिक्सी ने गहरे बरनहे से कोडी। उन्होंने पीछे की ओर इंजीनियरिंग में खुद को नहीं रोका पाया। इस बीच ये लिंचेन आगे बढ़ा और एक बार जीएम वांग का हाथ पकड़ लिया गया। मेरा नाम ये लिंचेन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। बदमाश, क्या मैंने कहा कि मैं काला हाथ मिलाना चाहता हूँ? भागो। जीएम की अभिव्यक्ति अचानक फीकी टैग की गई। उन्होंने ये लैंग्वेज चेन को एकजुट सहयोगियों से देखा। लिंचेन, जीएम वांग के पास यूनिक्सन के साथ निजी तौर पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आगे बढ़ें, इसे बर्बाद मत करो। कॉनवे ने कहा कि उन्होंने ये लिंचेन को खींचने का प्रयास किया था। इसी प्रकार जीएम वांग ने एक बार फिर जांग यूनिक्सी की ओर अपने चिकन के हाथ का विस्तार किया। इससे झांग यूनिक्सी का खूबसूरत चेहरा देर से पीला पैर गया और उसका आकर्षक शरीर कांप उठा। इस लिंचेन ने अपने पैर खींचे और अपने शरीर का इस्तेमाल करके खुद को दो लोगों के बीच में खड़ा कर लिया। तुम कौन होगे मुझे जाने का आदेश देने वाले, और मुझे क्यों जाना चाहिए? तुम फिर कौन हो? वांग जीएम को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ बार बार विद्रोह करने की मंशा रखेगा। उसने ये लिंचेन को ऊपर से नीचे तक देखा। इसके तुरंत बाद वह तिरस्कार में मुस्कुराया। मुझे डर नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम में मुझसे बहस की बात है तो देर तक तैयार रहो। मैं एक और मौका देने जा रहा हूँ, भाग जाओ। हालांकि ये लिंचेन बिना हिले डुले दे रहे। वांग जीएम के गोल मटोल गोल अतुलनीय रूप से दिखाई दे रहे थे। युवा लड़के, क्या तुम सच में मेरा विरोध करना चाहते हो? अगर मैं चाहूं तो क्या होगा? ये लिंचेन ने यूनिवर्सल पार्टनरशिप से देखा। बेचारा डायो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जीएम वांग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। इसमें कम से कम 100 लोगों को शामिल किया गया है। उनका शेष जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि उनमें से हर एक का कम से कम एक पैर टूट गया। उसने ये लिंचेन को ध्यान से देखा। अब तुम क्या अब भी मेरा विरोध करना चाहोगे? तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? ये लिंचेन पहले की तरह दृढ़ संकल्प के साथ शांत रह रहा है। जांग युनशी पहले से ही डर से कांप रही थी। वह सुरक्षित महसूस करने के लिए केवल ये लिंचेन के पीछे की ओर छिप सकता था। आसपास के लोग इस समय स्थिति के विकास पर ध्यान दे रहे थे। इस पूरे दृश्य में एक फिल्म तब सामने आई जब उन्हें लगा कि उनकी कल्पना किस स्थिति में सामने आई है। ये तो निडरता है। इस युवा लड़के को वस्तुतः कोई डर नहीं है। बाधा में जाओ। ये युवा लड़के के विनाश की तलाश में क्या है? वह स्पष्ट रूप से जीएम वांग के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है। कितना गंदा बच्चा है, वह तो गंदा बच्चा है। अरे नहीं, नहीं है। जीएम वांग का हाव भाव तो देखो, वह मारने का रोमांच तलाश रहा है। कमरे में मौजूद हर व्यक्तित्व क्रिएटिव रूप से इन दोनों को बैठाया गया था। यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो जीएम वांग से इतनी देर बात कर रहा था। यह सच है कि मूर्ख निडर होते हैं। युवा लड़के, तुम और मैं बिल्कुल एक स्तर पर ही नहीं है। मैं कलाकार के रूप में एक शब्द का खुलासा कर सकता हूँ। अब से तुम नर्क में चले जाओ दोस्त। मैं बाकी जीवन की जिंदगी पचावे में पर जबरदस्ती कर दूंगा। जीएम वांग ने बार बार अनादर किया और धीरे से कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर उसे बाहर फेंक दो। दो तगड़े अंगरक्षक धीरे धीरे उसके पीछे से भाग आए। वे ये लिंचेन को अमित्र भाव से घूम रहे थे। झांग यूनासी का हाथ अनायास ही ये लिंचेन के कपड़े को पकड़ रहा था।
उसकी नोकदार पकड़ के कारण उसकी नाक बाहर आ गई क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये लिनचेन ने झांग यूनशी के हाथों को थपक पाया और शांत दृष्टि से अपनी ओर आ रहे उन तगड़े आदमियों की ओर देखा। उसे भी ऐसा ही नर्वस महसूस हो रहा था। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सिस्टम का आभूषण मिला था। वह कुछ भी खो सका लेकिन अपनी उत्कृष्टता नहीं। आना, उसने अपनी कमर ढीली कर ली और अरहत शॉट के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर ली। बाधा में जाओ, यह क्या है? यह क्या हो सकता है कि वह युवा लड़का मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित है? मैं सोच रहा था कि वह इतना शांत कैसे हो सकता है, तो पता चला कि उसने कुछ शानदार कलाबाजी का प्रशिक्षण लिया है। मुझे मत बताना कि वह सोच रहा है कि वह एक मार्शल आर्ट मास्टर है। ये शानदार कलाबाजी उनकी जान लेकोमेट्री क्या संकेत है? GM1 के 2 अंगरक्षक दक्षिण पूर्व एशियाई हैं। मैंने सुना है कि वे अतीत में जमीनी झगड़ों में शामिल थे और उन्होंने लोगों को प्रभावित किया था। उस युवा लड़के की शारीरिक संरचना को देखते हुए मुझे लगता है कि एक ही घर में उसकी पसलियां टूट जाएंगी। ... ये लिनचेन की वर्तमान स्थिति को देखकर दोनों अंगरक्षक रूप से मुस्कुरा रहे थे। हाँ, क्या स्वीकार किया है? मुझे मत बताओ कि तुमने जो भी उपन्यास पढ़े हैं उन्हें अपने दिमाग में पढ़ाया है। GM1 थे खुश। दरअसल ये लिनचेन उनकी नजर में एक जोकर की तरह दिख रहा था। मारो, जवान लड़के, एक अंगरक्षक ने अपना हाथ ऊपर उठाए। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां इस तरह उभरी और अकड़ने लगी कि वह बिल्कुल एक पत्थर की तरह दिखाई देने लगा। इससे हर व्यक्ति का दिल डर से देखने लगा। वह शक्तिशाली और भयानक था। अगले ही पल उसने ये लिनचेन की ओर अपनी बड़ी मुट्ठियों से युद्ध करना और भुंसे से मारपीट शुरू कर दी। चुप रहो। मुट्ठियों की हरकतों से हवा में चीखें गूंजती रही थीं। लोग उसकी शक्तिशाली शक्तियों को देखकर डर गए। हालांकि ये लिनचेन वही बिना हिले डुले मुद्रा में बने रहे। युवा लड़के डर से स्तब्ध हो गया होगा। युवा लड़के को एक ही मुक्का मारने पर आधी रात बच जाएगी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि बदकिस्मत है। वह लोगों को परेशान कर सकता है, उनसे GM1 को नाराज करना चुनना है। ... मरना। अंगरक्षक का चेहरा एक पल के लिए खोजा गया। वह और भी फिल्म निर्माता जा रहे थे। हालांकि ये लिनचेन ने इसी क्षण एक कदम उठाया। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाई अंगरक्षक की बाहों को लपेटा, उसका शरीर थोड़ा नीचे की ओर झुका। इसके तुरंत बाद उसने अपनी पीठ घुमाए अपना शरीर घुमाया। ये शैली बैकलाइन अरहट के नाम से जानी जाती थी। वुश। अंगरक्षक का मजबूत शरीर तुरंत दूर तक उछल गया। पंख के समान प्रभाव में मूसा खिड़की से बाहर उड़ गया। वह आकाश में एक खूबसूरत चापाकल चला गया। ये कैसे संभव था? हर व्यक्ति के मुंह से आश्चर्य खुल गया और उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उसे एक चित्रे की तरह बाहर फेंक दिया गया है। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसे देखकर आसपास हर कोई अचंभित रह गया। उनके पास देखने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बॉडीगार्ड का शरीर बहुत ही मजबूत था और उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे मांसपेशियां थीं। उसका वजन कम से कम 100 किलोमीटर था। एक आम आदमी के लिए उसे हिलाना बहुत मुश्किल था, फिर वह खड़ा ही क्यों न हो। यह क्या संभव है कि वह वास्तव में मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित था? फिर बॉडीगार्ड आकाश से नीचे गिरा। उनका ऊपरी शरीर पहले जमीन पर गिरा। उसका एकदम पीछे मुड़ गया और उसने तुरंत लड़ने की क्षमता खो दी। यह संभव था कि जमीन पर इतने जोर से गिरने से उसका निचला शरीर लकवाग्रस्त हो सकता था। बेटे, मैं हथियार मार डालूंगा। GM1 के गोल मटोल गोल कांप रहे थे जबकि उनकी सबसे तीखी चमक से चमक रही थी। आगे बढ़ो और उसे अपंग बना दो। दूसरे अंगरक्षक को अब लड़का पर घमंड नहीं है। उन्होंने ग्रुप के खिलाफ अपना पैर थोड़ा सा पटका और हवा में उछाल दिया। उन्होंने अपने पेस्ट को फास्ट सेवर की तरह घुमाया और ये लिनचेन की ओर एक उड़ती हुई किक मारी। आकाश में अनगिनत छायाएं दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था मानो इस अंगरक्षक की हर ताली किसी बड़े आदमी को तुरंत अपंग बना दिया गया। ये चाल साइक्लोन मशीनिंग किक के नाम से जानी जाती थी। वाह, ये प्रभावशाली है। लोगों ने अपनी लार निगल ली और फिर पीछे हट गए। उन्हें डर था कि लड़ाई पर भी असर पड़ सकता है। ये लिनचेन ने गहरी सांस ली। वह पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। उसने घोड़ों की मुद्रा अपनाई और साथ ही अपनी मुठ्ठियां भी कुचैन। ये चाल चंद्र आलिंगन अरहत के नाम से जानी गई थी। टोरकना। बॉडीगार्ड का शरीर घूमता हुआ। हालांकि वह इतनी तेजी से पीछे की ओर उड़ रहा था कि उसकी सिर की दीवार गिर गई। एक पल के लिए उसका शरीर बीमार हो गया और फिर वह बेहोश हो गया। अरे, ये बहुत अद्भुत है। वहां सबसे प्यारे लोग आश्चर्य से दंग रह गए। वे एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसे हुआ? वह युवा मार्शल आर्ट मास्टर तो नहीं हो सकता है ना? ओह, तुम बदमाश हो। तुम मेरे लिए मर गए हो। वांग GM की अंतःक्रिया से लाल हो गया। उसने अपनी इनलाइन ये लिनचेन से कभी नहीं हटाई। तो तुम्हें दिखता हो कि तुम हैरान हो क्योंकि तुम किसी नकली मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग हो। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, इस दुनिया में तीर मारने के कई तरीके हैं। बस रुको, इसके अलावा मैं पीछे वाली महिला को जरूर ले जाऊंगा। भव। झांग यूनशी का चेहरा पीला पड़ गया था और वह पूरी तरह से प्रभावित थी। उसकी आंखों में बिखराव था। बाकी लोगों ने एक के बाद एक अपने सिर हिलाए और इस लिनचेन को सहानुभूतिहीनता देखी। तो क्या हुआ अगर वह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेती? तो क्या हुआ अगर वह युद्ध में कुशल होता? वैसे भी एक अकेले आदमी की ताकतें अभी भी कम ही थीं। हालांकि ये लिनचेन ने झांग यूनशी को शांति से शांत कर दिया। उस आदमी से डरने की कोई मौत नहीं है जो मरने वाला है। झांग यूनाक्सी ने ये लिनचेन की आंखों में देखा। उसने सिर हिलाया और अपने दिल में हल्की राहत महसूस की। एक आदमी जो देर से आया है। हाँ, बदमाश। ऐसा क्या हो सकता है कि तुम भी मुझसे खाना चाहते हो? क्या तुम में ऐसी बात है? GM वांग ने ये लिनचेन की ओर देखते हुए कहा। क्या आपको हाल ही में पूरे शरीर में खुजली महसूस हो रही है? आपके शरीर के कुछ सिद्धांत लाल चकत्ते हैं, विशेष रूप से वरदान पर। ये लिनचेन ने GM वांग को बेचा देखा। वांग GM के चेहरे पर विचारधारा की झलक। तो अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? लिनचेन ने आगे कहा, अपने पेट के टुकड़ों के दोनों हिस्सों की मालिश करें। आपको पेट के टुकड़ों के दोनों हिस्सों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। GM वांग ने किया ऐसा करने की कोशिश। जैसे ही उसने खुद को चोट पहुंचाई, उसका पूरा शरीर बेतहाशा ऐंठन लगा। उसके चेहरे पर दर्द हो रहा था और उसे खाना खिलाया जा रहा था। तुम्हारे आसपास की औरतें साफ सुथरी नहीं हैं। जल्द से जल्द अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। शायद तुम 1 से 2 महीने और जी सको। ये लिनचेन ने GM वांग को अप्रकाशितों से देखा और फिर वे शांत भाव से बोले।
अध्याय 12 जियो फेफी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। क्या लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है? वे एक बहुत ही भयावह संभावना को समझे बिना नहीं रह सके। वे जीएम वांग से दूरी बनाए रखने के लिए एक के बाद एक पीछे हटते गए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जीएम वांग भी अचानक से पीले पड़ गए। क्या तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला? ये लिनचेन ने उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें हाल ही में ठंड लग रही है? इसके अलावा तुम आसानी से बीमार पड़ जाते हो और तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। नहीं, यह असंभव है। जीएम वांग के मांसल चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। इसके तुरंत बाद वह अचानक मुड़ा और अपना हाथ उठाकर उस आकर्षक महिला के चेहरे पर जोरदार ताली से तमाचा मारा। बताओ मुझे, क्या वह सच कह रहा है? हाँ 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 भवा हाँ हाँ हाँ। किसने उम्मीद की होगी कि महिला जोर जोर से हंसेगी। वांग वेनलोन, ये तुम्हारे लिए न्याय का दिन है। मैंने इस तरह दिखने के लिए बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि मैं तुम जैसे स्वरों से बदला ले सकूं। वाह, घटनाक्रम ने घटनास्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। जब तुमने मुझे इतने साल पहले छोड़ दिया था तो मैंने जानबूझकर खुद को संक्रमित करवा लिया था। फिर मैंने खुद को नया रूप देने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि मैं तुम्हें आकर्षित कर सकूं। भाई भाई भाई, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी तुम उन सालों में थी। तुम मेरी एक उंगली हिलाने से ही मुझ पर फिदा हो गई हो। मोहक महिला पागलों की तरह हंसी और अनिच्छा से बोली, मुझे शुरू में ही छोड़ देने का ये तुम्हारा अंत है। कुत्ते जी एम। वान का चेहरा पहले से ही सुअर के जिगर के रंग जैसा गहरा लाल हो चुका था। फिर भी उसने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और वह तेजी से बाहर भाग गया। बीमारी लाइलाज है, तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगी। वाह हा हा हा। मोहक महिला उन्माद में थी। कुतिया, तुम एक बदचलन कुतिया हो। जीएम वान की आवाज कांप रही थी। जाते समय उसने जोर से गाली दी। सभा में मौजूद हर व्यक्ति अवाक रह गया। जिन लोगों ने पहले जीएम वान से हाथ मिलाया था वे डर से कांप रहे थे। वे खुद को कीटाणुरहित करने की उम्मीद में बेतहाशा हाथ धोने के लिए वॉशरूम की ओर भागे। ये लिनचेन, तुम कमाल हो। तुम तो चिकित्सा कौशल में भी प्रशिक्षित हो। झाग यूनिक्सी ने आश्चर्य से ये लिनचेन को देखा। आज बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी कि उसे लगा कि वह एक सपने में थी, खासकर ये लड़का जो उसी गांव से आया था। उसे लगा कि वह अब इस व्यक्ति को नहीं देख पा रही है जैसे कि वह एक रहस्य था। लिनचेन, कृपया मेरी ओर देखो। इस बीच कोन वेई लगभग रो रही थी क्योंकि वह बेचैनी से बगल में खड़ी थी। उसने उससे विनती की, कृपया मेरी ओर देखो, अगर मैं बीमार हूं और अगर मैं ठीक हो सकती हूं। जब से वह महिला सामने आए है तब से आप जीएम वान के साथ अंतरंगता में शामिल नहीं हुए हैं, है ना? ये लिनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, कोन वेई ने अपना सिर हिलाया। आप परेशानी में नहीं है, लेकिन आपको अब से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, ये लिनचेन ने कहा। कोन वेई ने राहत की लंबी सांस ली। इसके तुरंत बाद उसने कहा, लिनचेन, तुम वाकई काबिल आदमी हो। अगर तुम्हारी मदद न होती तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। ये लिनचेन मुस्कुराया लेकिन बोला नहीं। झाग यूनशी ने अपनी चचेरी बहन की ओर थोड़ी घृणा भरी नजर से देखा। वह हमेशा से यही सोचती रही थी कि उसकी चचेरी बहन एक छोटी सी हस्ती होने के बावजूद भी एक अच्छी जिंदगी जी रही है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चचेरी बहन ने ऐसे गंदे तरीकों का इस्तेमाल करके ये सब हासिल किया है। इसके अलावा उसके चचेरे भाई ने उसे भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि समाज का इतना काला पक्ष भी होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका चचेरा भाई उससे और भी ज्यादा विश्वासघात करेगा। यदि उसने ये लिनचेन से इस कार्यक्रम में साथ आने का अनुरोध न किया होता तो अंत वास्तव में अकल्पनीय होता। हे यूनशी, इस बार ये तुम्हारी बहन की गलती है। ये वास्तव में जानबूझकर नहीं किया गया है, कोन वेई ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी देर हो रही है, चलो मैं तुम दोनों को घर भेज देता हूँ। उन्होंने उस स्थान पर और अधिक समय तक रुकने से इनकार कर दिया, इसलिए वे तीनों दरवाजे की ओर चल पड़े। एक युवती हॉल के अंदर एक कमरे से ये लिनचेन के विदा होते हुए सिलहुट को देख रही थी। वह अचानक बोली, बहन लिन, कृपया मुझे वहां जाकर उसका फोन नंबर मांगने में मदद करें। उसकी आवाज कानों को बहुत मीठी लगती थी। ऐसा लगता था मानो कोई बसंत की हवा में झूम रहा हो। मिस, ये सिस्टर लिन थोड़ा हिचकिचा रही थी। मुझे उससे एक मदद मांगनी है, कृपया मेरी मदद करें। युवती की आवाज एक बार फिर से चुलबुली आवाज में सुनाई दी। ठीक है, तो उस समय आसमान में अंधेरा छा चुका था, रात की हवा में ठंडक थी। ये लिनचेन कार में बैठने ही वाला था कि उसने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। उसे अपनी पीठ के पीछे से सुंदर लड़का शब्द स्पष्ट रूप से गूंजते सुनाई दिए, इसलिए उसने चलना बंद कर दिया। वह वर्दी पहने एक महिला को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। एक नजर में उसके पहनावे में योग्यता और अनुभव की गहन भावना झलक रही थी। वह लगभग 30 वर्ष की थी, लेकिन उसने अपना बहुत ख्याल रखा। उसका रंग गोरा और चेहरा सुंदर था और वह लंबी और पतली काया की थी। वह एक अति सुंदरी थी। ये लिनचेन ने अचानक अपने दिमाग में आए विचार को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह जीनियस सिस्टम का बचा हुआ असर था। सुंदर लड़के, क्या तुम मुझे अपना वीचेट और फोन नंबर दे सकते हो? महिला ने मुस्कुराते हुए ये लिनचेन से कहा। हो, ये लिनचेन ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। तुम कुछ ज्यादा ही बेबाक हो, है ना? तुम्हें कम से कम इस बात पर तो ध्यान देना चाहिए कि तुम कहाँ हो। ये लिनचेन ने झाग यूनशी के चेहरे पर आए बदलाव को महसूस किया। अब उसके प्रति एक अज्ञात शत्रुता थी। ये लिनचेन की हिचकिचाहट को समझते हुए महिला ने गंभीरता से बोलना जारी रखा, मुझे आपसे एक काम मांगना है, कृपया मुझे अपना नंबर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये लिनचेन ने महिला की तरफ देखा और फिर तुरंत सिर हिला दिया। उसने कलम और कागज लिया और कागज पर अपना संपर्क विवरण लिख दिया। ये लिनचेन कार में बैठ गई। झाग यूनशी का चेहरा तूफानी आसमान की तरह धुंधला था। वह उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गई। ये लिनचेन को इस फुर्सत से बहुत खुशी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे की सीट पर आराम करने लगा। सच तो यह है कि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। अर्हत मुट्ठी वास्तव में मार्शल आर्ट की एक व्यापक रूप से ज्ञात शैली होने की अपनी प्रतिष्ठा की हकदार थी। ये लिनचेन ने आज अपनी अद्भुतता का अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि ये लिनचेन आज अपने विरोधियों को हराने में सक्षम था, जिसका मुख्य कारण उसकी किस्मत भी थी। अर्हत मुट्ठी आखिरकार मार्शल आर्ट की एक शैली थी और ये लिनचेन ने पहले कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था। उदाहरण के लिए 2 अंगरक्षक पत्थरों जितने बड़े थे। भले ही ये लिनचेन को इस चाल के बारे में पता था, लेकिन उसके शारीरिक गुण किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही अच्छे थे।
वह कुशलता से चालाकी से जीत हासिल करने के लिए चालों पर निर्भर था। अगर दोनों अंगरक्षक लापरवाह नहीं होते और ये लिन चेन के खिलाफ क्रूर बल से नहीं लड़ते तो ये लिन चेन निश्चित रूप से हार जाता। उसकी मुठ्ठियां अभी भी दर्द से फड़क रही थी, जिसके कारण वह कुछ समय के लिए ताकत लगाने में असमर्थ हो गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई आम आदमी गाय के शरीर पर मुक्का मार रहा हो। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद उसे अपने अर्हत मूर्ति को प्रशिक्षित करने के लिए अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी ताकि वह अपनी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार कर सके। ये लिन चेन कार से उतरने से पहले झांग यूनशी खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसकी आकर्षक आंखें किसी भी तरह ये लिंग पर टिकी रहीं। तुम बहुत सी बातें जानने में सक्षम हो। मुझे यकीन है कि अगर तुम गंभीरता से अध्ययन करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा परिणाम बुरा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम होगे, झांग यूनशी ने काफी देर तक रुकने के बाद कहा। ये लिन चेन ने शांति से सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करो, तब तक तुम मुझसे पीछे मत रह जाना। ... ये लिन चेन जब अपने घर वापस लौटा तो उसका फोन बजा। उसने नजर घुमाए और पाया कि किसी ने उसे वीचेट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उस व्यक्ति की डिस्प्ले पिक्चर में एक प्यारा गुलाबी कार्टून खरगोश था। नमस्ते, क्या आप वहां हैं? अनुरोध को स्वीकृत करने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत एक बहुत ही सहज अभिवादन भेजा। ये लिन चेन ने अहंकारपूर्ण तरीके से जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। चमत्कारी डॉक्टर, क्या आप स्पॉन्डिलोसिस का इलाज जानते हैं? दूसरे व्यक्ति ने एक स्माइली फेस इमोटिकॉन भेजा। तो ये पता चला कि उस व्यक्ति ने उनसे चिकित्सा सहायता मांगी थी। ये लिन चेन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसने मान लिया कि उस व्यक्ति ने आज देखा होगा कि उसने कैसे अपने चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन किया और परिणामस्वरूप उसे पाया। ... जियाओ फेफी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था जिससे वह बेहद कवाई लग रही थी। वह अपने फोन की स्क्रीन को उत्सुकता से देख रही थी, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। डेब्यू करने के लिए वह लगातार अपने डांस मूव्स और सिंगिंग पर कड़ी मेहनत कर रही थी। देर रात तक काम करना और सुबह सोना जैसी अजीबोगरीब काम करने की आदतें अपनाना उनके लिए आम बात थी। भले ही वह अपनी इच्छा के अनुसार एक बड़ी हस्ती बनने में कामयाब रही, लेकिन वह एक पुरानी बीमारी के असर से पीड़ित थी। वह इन दिनों आसानी से सुस्त हो जाती थी। इसके अलावा उसकी गर्दन में दर्द रहता था और उसे अक्सर मतली आती थी। वास्तव में उसकी आवाज सूखी खांसी से प्रभावित थी और कर्कश थी। यह उसके जैसी बड़ी हस्ती के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता था। अब जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी तो उसने कई मशहूर अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन उसके इलाज का कोई खास असर नहीं हुआ। कई डॉक्टरों ने तो ये भी निष्कर्ष निकाला था कि उसकी बीमारी पूरी तरह से लाइलाज है और उसे केवल अपनी जीवनशैली में बदलाव करके और अधिक आराम करके ही ठीक किया जा सकता है। इस बार उसे हीलिंग डिस्ट्रिक्ट में आयोजित सभा में आमंत्रित किया गया था। उसे अपना ध्यान भटकाने के लिए यहाँ कुछ समय बिताना था, लेकिन उसने ये लिन चेन की उपस्थिति देखी। उसे लगा कि यह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शायद अपनी हताश स्थिति के कारण वह किसी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार थी। उसे अचानक लगा कि ये लिन चेन संभवतः उसकी मदद कर पाएगी। जियो फेफी की चिंता के बावजूद ये लिन चेन ने बहुत ही सरल तरीके से उत्तर दिया, हाँ। हालांकि यह सिर्फ एक शब्द का जवाब था, लेकिन इसने जियो फेफी के दिल में एक बड़ा तूफान पैदा कर दिया। उसका चेहरा उत्साह में लाल हो गया। जिन लोगों ने कभी स्पॉन्डिलोसिस की पीड़ा का अनुभव नहीं किया था, वे कभी नहीं समझ सकते कि यह कितना भयानक था। उसने कांपते हाथों से टाइप किया, सचमुच, वास्तव में। सिस्टर लिन, जियो फेफी ने तुरंत पुकारा, वह वास्तव में इसका इलाज करने में सक्षम है। सिस्टर लिन तेज कदमों से चलकर आई और असहाय भाव से जियो फेफी की ओर देखा। फेफी, स्पॉन्डिलोसिस का इलाज इतना आसान नहीं है। 10 में से 9 लोग जो कहते हैं कि इसका इलाज आसानी से हो सकता है, वे ठग हैं। हालांकि वह जियो फेफी की आशा को कुचलना नहीं चाहती थी, फिर भी सिस्टर लिन ने उसे सलाह देने का फैसला किया ताकि वह धोखा न खाए। नहीं, मुझे लगता है कि वह वास्तव में इसे ठीक करने में सक्षम है। जियो फेफी ने दृढ़ता से कहा, आपने देखा है कि उसने आज रात क्या किया? मैं महसूस कर सकता हूं कि उसके पास कुछ ऐसा है जो अन्य सामान्य लोगों में नहीं है। बहन लिन ने अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि आपको भी अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। जितनी बड़ी उम्मीद होगी उतनी ही बड़ी निराशा होगी। ... ये लिन चेन ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसके फोन पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति मुझे तक समझ रहा है। उसने बेफिक्री से अपना सिर हिलाया। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी जाती है। वह स्पॉन्डिलोसिस के इलाज में वाकई कुशल था, लेकिन मरीजों को पहले उस पर भरोसा करना होगा। अगले ही पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नजर डालते ही ये लिन चेन ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उस व्यक्ति ने उसे वेचेट पर सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। इसके अलावा ये कुल 5000 RMB था। भाड़ में जाओ मुझे, ये औरत अमीर है। चमत्कारिक डॉक्टर, परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। ये जमा राशि है, क्या आप कृपया कल आकर मुझसे मिल सकते हैं? जियो फेफी ने दयापूर्ण दिखने वाला इमोटिकॉन भेजा। मैं कल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 2 दिन बाद कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी है। मेरी परीक्षा समाप्त होने के बाद हमें ये करना चाहिए, ये लिन चेन ने उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर मामला सुलझ गया। कृपया मुझे राहत देने के लिए पहले जमा राशि स्वीकार करें। चूंकि उस व्यक्ति ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए ये लिन चेन ने पैसे स्वीकार कर लिए, क्योंकि मना करना अशिष्टता होगी। उसने पहले ही इस 5000 RMB का उपयोग अपने कमरे में कंप्यूटर लगाने के लिए करने की योजना बना ली थी। बहन लिन, वह वास्तव में एक होनहार युवक है। वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाला है, जियो फेफी ने प्रशंसा में कहा। बहन लिन ने अवाक होकर सिर हिलाया, लेकिन उसने अपने दिल में धीरे से एक आह भरी। मिस, आप बहुत भोली हैं। इस उम्र का एक युवा व्यक्ति चिकित्सा पद्धति में कैसे कुशल हो सकता है? ये 5000 RMB है और आपने इसे इतनी सहजता से उसे हस्तांतरित कर दिया। और फिर उसे एक होनहार युवक कैसे माना जा सकता है? उसकी तुलना में तो आप बूढ़े भी नहीं है ना। भूल जाओ, जब तक तुम खुश हो तब तक सब ठीक है। अध्याय 13, 5000 RMB प्रति घंटा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की 3 साल की तैयारी के बाद ये स्थिति आई। 7 जून को जू जेन ने सुबह सुबह ही ये लिन चेन को जगाया। वह उठा, अपने दांत ब्रश किए और एक ही बार में नाश्ता कर लिया।
इसके तुरंत बाद जूजेन ये लिनचेन को साथ लेकर घर से निकल गया और ये जिन के साथ उनके विदा होते हुए सिलहुट को देखता रहा। वे स्कूल बस में सवार हुए और परीक्षा हॉल की ओर चल पड़े। स्कूल बस सड़क पर टकरा गई। जूजेन ने ये लिनचेन को परीक्षा के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देना जारी रखा। साथ ही उसने ये लिनचेन को सांत्वना दी ताकि वह ज्यादा तनाव महसूस किए बिना सहज हो सके। क्या संयोग है, बहन जेन। स्कूल बस ये लिनचेन के गांव से होकर गुजरती थी, इसलिए उनके लिए परिचित चेहरों से टकराना बहुत आम बात थी। लिनचेन भी रुगाव नंबर 1 हाई स्कूल में अपनी परीक्षा दे रहा है। मेरा हुजी भी। आह, यह जियाओ मेई और हुजी है। क्या संयोग है, जू जेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने ये लिनचेन से कहा, आंटी मेई को जल्दी से नमस्ते करो। तुम्हारी लिनचेन को कौन सा परीक्षा हॉल आवंटित किया गया है, आंटी मेई ने पूछा। परीक्षा हॉल नंबर 37 नंबर 37। मेरे हुजर के लिए भी यही है। कितना बड़ा संयोग है। आंटी मेई ने एक बार फिर ठहाका लगाया और ये लिनचेन की ओर देखा। लिनचेन, तुम्हारा रिवीजन कैसा चल रहा है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस मत हो। परीक्षा में अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करो। वह निश्चित रूप से घबराया हुआ नहीं होगा। वह हमेशा पूरे साल अपने पूरे स्कूल में अंतिम स्थान प्राप्त करता है। घबराने की क्या बात है, फूजी ने आंटी मेई के बगल में धीरे से कहा। स्कूल बस में काफी संख्या में लोग थे जो अवचेतन रूप से ये लिनचेन पर अपनी नजरें घुमा रहे थे। जू जेन के चेहरे पर अजीब सा भाव था। जियो मेई, तुम्हारा हुजी हमेशा परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है। मुझे यकीन है कि वह इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाएगा। मुझे लगता है कि वह सामान्य स्तर का ही है। उसने तीसरी मॉक परीक्षा में केवल 600 अंक ही प्राप्त किए हैं। उसे केवल एक औसत छात्र माना जाता है। आंटी मेई ने विनम्रता से बात की, लेकिन उनकी आवाज में एक गर्व था जिसे छिपाया नहीं जा सका। 600 अंक, मुझे लगता है कि पिछले साल के लिए ग्रेड कट ऑफ पॉइंट केवल 506 अंक है। अगर आपका बेटा इस परीक्षा में अच्छा करता है तो शायद उसे कुलीन या प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकता है। बस में किसी ने तुरंत यह बात कही। इस बार तीसरी मॉक परीक्षा कठिन होने वाली है। 600 अंक पहले से ही बहुत प्रभावशाली हैं। ये सही है, आपका बेटा वाकई प्रभावशाली है। अगर मेरा बेटा प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लेता है तो मैं स्वर्ग और पृथ्वी को धन्यवाद दूंगा। मुझे अपनी बेटी के नर्वस होने की चिंता है। अगर वह अपनी असली योग्यताएं दिखाने में सक्षम है तो उसे प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बच्चों की उपलब्धियां हमेशा अभिभावकों के लिए बातचीत का विषय होती थी। अभिभावक तुरंत स्कूल बस में गर्मागर्म चर्चा में लग जाते थे। इसके बाद वे सामान्य परीक्षाओं में अपने बच्चों के प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने लगे। अंत में वे विभिन्न विश्वविद्यालयों और उपलब्ध अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा करने लगे। वहां केवल जू जेन थी जो उदास भाव से बैठी थी। वह चुपचाप श्रोता की भूमिका निभा रही थी। उसने पाया कि वह वास्तव में ये लिनचेन के प्रदर्शन पर चर्चा करने में असमर्थ थी। बहन जेन, चिंता मत करो, आपका बेटा तकनीकी स्कूल में जा सकता है, भले ही उसके अंक खराब हो। वह अभी भी समाज में दूसरों की तरह नौकरी पाने में सक्षम है। जियाओ मेई ने जू जेन को देखा और मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। जू जेन अजीब तरह से मुस्कुराई, लेकिन उसने बातचीत जारी नहीं रखी। जीवन चर्चा के बीच बस अंततः नंबर 1 हाई स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने रुकी। लिनचेन, तनाव मत लो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, जू जेन ने ये लिनचेन को स्कूल के प्रवेश द्वार तक ले जाते हुए कहा। माँ, मैं इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने जा रही हूँ, ये लिनचेन ने अचानक अपने बेटे की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। जू जेन थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मूर्ख बच्चे, परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन बनाने जा रही हूँ। माँ, जरा रुको और देखो। ये लिनचेन ने ये कहते हुए मुड़कर परीक्षा हॉल की ओर चल दिया। पहला विषय चीनी भाषा और साहित्य था। ये लिनचेन ने परीक्षा का पेपर मिलने के बाद से ही लिखना बंद नहीं किया था। उसने एक नजर में 10 पंक्तियां पढ़ ली और धारा प्रवाह लिखा, मानो उसके पास ईश्वरीय लेखन शक्ति हो। आधे घंटे बाद वह निबंध के पहले भाग में मौलिक ज्ञान वाला भाग लिख चुका था। बाकी का भाग पूरा करने में उसे आधा घंटा और लगा। ये लिनचेन ने सभी हैरान परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा का पेपर पहले ही सौंप दिया और चला गया। फूजी आखिरी पंक्ति में बैठा था। जब उसने ये लिनचेन को देखा तो वह अपनी मुस्कान से खुद को नहीं रोक पाया। एक गरीब छात्र की तरह ही व्यवहार करता है। वह उम्मीद के मुताबिक ही चीजों को अनदेखा कर देता है। उसने दोपहर में गणित की परीक्षा दी। उसने शुरू से अंत तक आधे घंटे में परीक्षा पूरी कर ली। अगली सुबह छात्रों की विज्ञान की व्यापक योग्यता परीक्षा थी और उसके बाद दोपहर में अंग्रेजी की परीक्षा थी। ये लिनचेन ने दोनों परीक्षाओं को आधे घंटे बाद ही शानदार तरीके से पास कर लिया और छात्रों को अपने असाधारण रूप से विद्रोही सिलहुट के दर्शन करा दिए। फूजी ने अपना सिर हिलाया। ये लिनचेन को बचाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। फूजी ने सोचा कि उसने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उसे प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वह ये लिनचेन से बिल्कुल अलग होगा। स्कूल प्रांगण में सिस्टर लिन लालपोश स्पोर्ट्स कार चलाती हुई प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। तुम इतनी जल्दी क्यों छुट्टी ले रही हो? सिस्टर लिन ने आश्चर्य से ये लिनचेन को देखा। प्रश्न बहुत सरल है, इसलिए मैंने अपना परीक्षा पत्र पहले ही जमा कर दिया। ये लिनचेन ने कंधे उचका दिए। ये लिनचेन को देखते ही बहन लिन की नजरें तिरस्कार से भर गईं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक आलसी व्यक्ति था, क्योंकि उसने आधे घंटे में परीक्षा पूरी कर ली थी। अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा को इस तरह से देखता था तो वह मेडिकल प्रैक्टिस में कुशल कैसे हो सकता था? सिस्टर लिन ने अवचेतन रूप से ये लिनचेन को एक ठग समझ लिया था। आप मेरी महिला की स्थिति के बारे में पहले से ही जानते हैं। मुझे आपको सबसे पहले ये याद दिलाना चाहिए कि अगर आप अक्षम हैं तो जो आप नहीं जानते हैं उसे जानने का दिखावा न करें। आपको जल्द से जल्द सब कुछ बता देना चाहिए। हम 5000 RMB को आपके द्वारा दिया गया व्यर्थ उपहार मानेंगे। अन्यथा सावधान रहें, क्योंकि आप पर कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है। धोखाधड़ी कोई मामूली बात नहीं है। बहन लिन के अचानक बदले रवैये से ये लिनचेन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने उदासीनता से कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने उससे वादा किया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। भले ही हमारी महिला की सोच भोली हो, लेकिन हमारे पास एक विशेष कानूनी सलाहकार टीम है।
अगर आपको लगता है कि उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है तो आप गलत हैं। बहन लिन ने ये लिनचेन को देखा और उससे कोई जवाब न मिलने पर ठंडे अंदाज में उपहास किया। लालपोश सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए आग की लिपटों की तरह लाल हो गई थी। लोंगहू समुदाय का निर्माण रुगाव शहर की प्राकृतिक झील के आसपास हुआ था, जिसे लोंग्यू झील के नाम से जाना जाता है। पूरी संपत्ति मुख्य रूप से विला से बनी थी, जिसमें 60% से अधिक वन क्षेत्र था, जो विशेष रूप से अमीरों के लिए बनाया गया था। ऐसी संपत्ति जियाओ फेफी के लिए अस्थायी विश्राम स्थल के रूप में एकमात्र विकल्प थी, इसलिए उसने इसे स्वयं खरीदा। एस्टेट में ज्यादातर घास थी और लोगों के लिए कुछ क्रॉसिंग फुटपाथ थे और रास्तों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। एस्टेट के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी जिसका पानी धूप में चमक रहा था। ये ठहरने के लिए बिल्कुल बेहतरीन जगह थी। सिस्टर लिन ने ये लिनचेन को एक विला के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने ये लिनचेन की तरफ एक नजर डाली, उसकी आंखों में एक सतर्क नजर थी। इस जगह में प्रवेश करने के बाद सावधान रहना। हालांकि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए मुझे दोष मत देना। ये लिनचेन ने सहजता से सिर हिलाया। विला की सजावट बहुत ही साधारण थी, इसकी दीवारों पर सफेद रंग की परत लगी हुई थी। हालांकि ये पूरी तरह से सुसज्जित था और हर एक फर्नीचर लाल चंदन की लकड़ी से बना एक आलीशान सामान था। विला की हर चीज से पता चलता था कि इस विला का मालिक एक जिद्दी अमीर व्यक्ति था। बहन लिन, तुम वापस आ गई हो। ऊपर से एक कर्कश महिला की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वह कोयल पक्षी की तरह लग रही थी। कुछ ही देर बाद सीढ़ियों के ऊपर से एक सुंदर सिलहूट धीरे धीरे बाहर आया। जियो फेफी। ये लिनचेन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक युवती खड़ी है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका नियंत्रण खत्म हो गया था। जियाओ फेफी एक लोकप्रिय प्रथम श्रेणी की हस्ती थी। उसने 16 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की और अपनी क्रिस्टल स्पष्ट आवाज और सुंदर नृत्य चालों से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गई। इसके तुरंत बाद उसने एक लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज में भी अभिनय किया, जिसने उसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। वह उस समय केवल 20 वर्ष की थी, लेकिन उसके प्रशंसकों की संख्या कम से कम 4 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। वह अनगिनत घरेलू लोगों के दिलों में देवी थी। हालांकि हाल ही में उनके शो में आने की आवृत्ति कम हो गई है, फिर भी उनकी लोकप्रियता पहले जितनी ही बनी हुई है। वैसे भी ये लिनचेन ने कभी नहीं सोचा था कि उससे चिकित्सा सहायता मांगने वाला व्यक्ति जियो फेफी होगा। अगर यह अतीत था तो वह जमीन पर रेत का एक दाना था, अगर जियो फेफी आकाश में चमकता हुआ चांद था। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वह मैं हूं, तो तुम्हें अभी पता चला कि यह मैं हूं। जियो फेफी ने ये लिनचेन को शरारत से आंख मारी। वह घर पर सामान्य तरीके से ही कपड़े पहने हुए थी। उसने बस एक ढीला पजामा पहना हुआ था। ये लिनचेन सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और उसने अपना सिर अप्राकृतिक रूप से एक तरफ घुमा लिया। उसने चुपके से लार का एक घूंट निगल लिया। मैं सुंदर महिलाओं का बहुत बड़ा दीवाना हूं। ये स्पष्ट था कि जियाओ फेफी को कुछ एहसास हुआ था। उसके गालों पर लाली आ गई। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और फिर अपने बाथरोब को और भी कसकर लपेट लिया। आज की घटना के बारे में बाहरी लोगों से बात न करना ही बेहतर है, नहीं तो आपको जल्द ही वकील का पत्र मिल जाएगा। सिस्टर लिन ने ये लिनचेन को पहले की तरह ही धमकाया। इसके तुरंत बाद उसने कहा, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम फेफी की हालत ठीक कर सकते हो। जल्दी से बताओ कि कैसे। ये लिनचेन ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, स्पॉन्डिलोसिस रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोगात्मक परिवर्तनों के कारण होता है। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पूरे शरीर में नसों को फैलाती है। यह मानव शरीर के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और रीढ़ की हड्डी पर जबरन उपचार करने से केवल विपरीत प्रतिक्रिया ही होगी, इसलिए हम इस स्थिति का केवल रूढ़िवादी तरीके से ही प्रबंधन कर सकते हैं। बकवास। बहन लिन की अभिव्यक्ति और भी खराब हो गई। ये लिनचेन के शब्दों को बायडू पर भी खोजा जा सकता था। ये लिनचेन ने अपना सिर हिलाया। वह शांत और संयमित तरीके से बोलता रहा, स्पॉन्डिलोसिस के इलाज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ठीक करने के लिए मालिश और एक्यूपंक्चर तकनीकों को अपना सकता हूं। लेडी जियाओ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने पर्याप्त होंगे। मालिश, एक्यूपंक्चर, 6 महीने। सिस्टर लिन के चेहरे पर पहले से ही उदासी छा गई थी। वह गुस्से से चिल्लाए, मुझे लगता है कि तुम सेक्स के लिए बहुत ज्यादा जोखिम उठाने के लिए काफी साहसी हो। तुम लेडी जियाओ का फायदा उठाने के लिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हो। मालिश और एक्यूपंक्चर के किस भाग में त्वचा से त्वचा का संपर्क शामिल नहीं था। जियाओ फेफे भी एक पल के लिए भौहें सिकोड़ रही थी। एक सेलिब्रिटी होने के नाते वह इस बातचीत के विषय से बहुत घृणा करती थी। वह इस तरह की सेवा को अस्वीकार करने की पूरी कोशिश करेगी, भले ही वह आम दिनों में किसी भव्य रात्रिभोज में भाग ले रही हो। उसने मंडली में बहुत सी गंदी बातें सुनी थी। रीढ़ की हड्डी बाकी सभी से काफी अलग है। यह मेरी एकमात्र उपचार पद्धति है। यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी जा सकता हूं और 5000 आरएमबी बिना किसी परेशानी के वापस आ सकता हूं। ये लिनचेन ने न तो घमंडी और न ही विनम्र तरीके से कहा। वह मन ही मन क्रोधित हो उठा। क्या किसी सेलिब्रिटी को इतना अहंकार करने की अनुमति है? आखिरकार मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे सिस्टम ने उपहार स्वरूप दिया है। इतने दिनों तक मुझे नकारने के बाद मैं वह आदमी बनने जा रहा हूं जिसे तुम कभी नहीं पा सकोगे। सिस्टर लिन, क्यों नहीं, हम उसे एक बार कोशिश करने देते हैं। जियो फेफी ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए ये लिनचेन को देखा और अचानक कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिस्टर लिन तुरंत घबरा गई। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। तुम आम दिनों में भी लोगों को अपना हाथ छूने नहीं देती। तुम किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे? फिर भी मैं वास्तव में बहुत असहज महसूस कर रही हूं। मेरा सिर हर समय चक्कर खा रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह वास्तव में मेरी मदद करने में सक्षम है, जियो फेफे ने कहा। बहन लिन शांत हो गई। उसने चमकती आंखों से ये लिनचेन को देखा। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए यह मान सकती हूँ। हालांकि फेफे की मालिश करने से पहले तुम्हें पहले मेरी मालिश करनी होगी। मुझे दिखाओ कि क्या तुम सच में इस बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो। कोई बात नहीं, ये लिनचेन ने सिर हिलाया। मालिश का चार्ज घंटे के हिसाब से है। 1 घंटे का चार्ज 5000 आरएमबी है। क्या? बहन लिन को लगा कि उसने गलत सुना है। वह हैरानी से बोली, 1 घंटे के लिए कितना? 5000 आरएमबी। ये लिनचेन ने उदासीन भाव से शांति से कहा। जियो फेफी निस्संदेह एक अमीर महिला थी। दूसरी ओर ये लिनचेन को सिस्टर लिन का उसके प्रति रवैया अप्रिय लगा।
वह अपने दिल में गुस्सा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी जिद व्यक्त करने का मन बना लिया। तुम पागल हो, बहन लिन गुस्से से हंस रही थी। क्या तुम जानती हो कि एक बार किसी ने फेफे का हाथ छूने के लिए 1,000,000 आरएमबी की कीमत लगाई थी? तुम खिलवाड़ मत करो, तुम मूर्ख कमीने। वह कोई और है, यह मेरी तय कीमत है, ये लिनचेन ने शांत भाव से उत्तर दिया। तुम, सिस्टर लिन ने कांपते हाथ से ये लिनचेन की ओर इशारा किया। उसे लगा कि यह वाकई अस्वीकार्य है कि उसे पैसे देने पड़े, जबकि वह अकेला ही उसका फायदा उठा रहा था। बहन लिन, अगर इलाज प्रभावी है तो इसके लिए कोई महंगी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जियो फेफी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह पूरी तरह से उचित था। जरूर, तो 5,000 आरएमबी ही है। अगर इलाज बेअसर रहा तो मुझे धोखाधड़ी का मुकदमा करने के लिए दोषी मत ठहराना। सिस्टर लिन ने ये लिनचेन को घूर कर देखा। उसने दांत भींचकर ये लिनचेन से बात की। उसने पहले ही मन बना लिया था कि उसे पहले ये लिनचेन के सामने अपनी ताकत दिखानी होगी, चाहे ये लिनचेन की मालिश कारगर हो या न हो। अध्याय 14 उपज। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। बिस्तर पर लेट जाओ, मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ, ये लिनचेन ने बेफिक्र शालीनता से कहा, क्योंकि उसने सिस्टर लिन की दुश्मनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं लेट जाऊं? बिस्तर पर लेट जाऊं? सिस्टर लिन थोड़ा हैरान हुई। ये सही है, अगर तुम लेट नहीं जाओगी तो मैं तुम पर तुई न कैसे करूंगी? ये लिनचेन ने उचित तरीके से उत्तर दिया। फिर भी ये है, सिस्टर लिन ने अपने पहले के व्यवहार की तुलना में एक छोटी सी महिला जैसा व्यवहार दिखाया जो उसके चरित्र से बिल्कुल अलग था। उसने अपने दांत भींच लिए। अगर तुम ठग हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये लिनचेन बहन लिन के पीछे पीछे एक कमरे में चली गई। पूरा कमरा साफ सुथरा था और हर चीज अच्छे क्रम में व्यवस्थित थी। कमरे में ज्यादा चीजें नहीं थी, सिर्फ एक बिस्तर, एक अलमारी और एक लैपटॉप के साथ एक ऑफिस टेबल थी। कमरे में एक ऐसी खुशबू थी जो सिस्टर लिन के शरीर से आने वाली खुशबू के समान थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह सिस्टर लिन का कमरा था। आगे बढ़ो। सिस्टर लिन लेट गई और अपनी आंखों में पूरी तरह से सतर्क नजर से ये लिनचेन को देखा। उसने उसे चेतावनी दी, बस मुझे जहां चाहो वहां मत छूना। इसके अलावा जब मैं तुम्हें आदेश दूं तो तुम्हें रुकना होगा। ये लिनचेन ने सिर हिलाया और बिस्तर के किनारे चली गई। ये लिनचेन के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि सिस्टर लिन ने सच में अपना बहुत ख्याल रखा। उसकी उम्र बताने का कोई तरीका नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह इस समय घबरा गई थी। वह बहुत घबराई हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह अभी तक अविवाहित हो, है ना? ये लिनचेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि यह एक बहुत ही संभावित परिदृश्य था। उसके जैसी सफल महिला के लिए अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह शायद कभी किसी रिश्ते में नहीं रही होगी, शादी तो दूर की बात है। एक क्षण बाद ये लिनचेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी बाईं तर्जनी उंगली को बढ़ाकर सबसे पहले सिस्टर लिन की गर्दन के पीछे दबाया। इस समय यह स्पष्ट था कि सिस्टर लिन अत्यधिक घबराई हुई थी और उसका शरीर थोड़ा तनावग्रस्त था। ये लिनचेन ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन वह गंभीर भाव से उस मुद्दे पर बात करने लगा। तुईना बिंदु पर विद्युत धारा जैसी शून्यता की लहर उत्पन्न हुई। शुरुआत में उसे अजीब लगा और उसे शांत रहना मुश्किल लगा। हालांकि धीरे धीरे उसे ये लिनचेन की उंगली का एहसास होने लगा जो गर्म होती जा रही थी। उसे लगा जैसे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में आग लग गई हो। उसे गर्मी का ऐसा झोंका महसूस हुआ जिसने उसकी अतिरिक्त ठंडक को दूर भगा दिया और वह सनसनी से कांप उठी। स्पॉन्डिलोसिस का एक और कारण शरीर के अंदर अत्यधिक ठंडक है। अत्यधिक ठंडक मानव शरीर के अंदर छिपी होती है और ये लंबे समय से जमा होती है। आम दिनों में इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में ठंडक जमा हो जाती है तो ये कई तरह की समस्याएं पैदा करती है। मालिश करते समय ये लिनचेन ने कहा। बहन लिन ने उदास होकर उपहास किया। यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि उसका उपहास तिरस्कार के कारण था या स्वीकृति के कारण। बात बस इतनी थी कि उसकी वर्तमान आवाज ने अपनी पहले वाली ताकत पूरी तरह खो दी थी। इसके विपरीत वह ऐसी लग रही थी जैसे वह एक बिगड़ल बच्ची हो। इस बीच ये लिनचेन ने अपनी तकनीक बदल दी। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन के पीछे ग्रीवा के शिरकाओं की मालिश करना शुरू कर दिया। उसका दाहिना हाथ भी नीचे से ऊपर की ओर टूई न करने के लिए ऊपर उठा हुआ था। बहन लिन अब और भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लिनचेन के हाथों में कोई अजीबोगरीब जादुई शक्ति है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा हो जहां उसने मालिश की थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इतनी सुन्न हो गई थी कि वह थोड़ी सी भी ताकत लगाने में असमर्थ हो गई थी। इसके अलावा मालिश के दबाव बिंदु बेहद सटीक थे। वह हर समय उसकी अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालने में सक्षम था। उसके पूरे शरीर के अंदर की कोशिकाएं कांप रही थीं और वह चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही थी। कोमल हो। जब ये लिनचेन ने उसकी रीढ़ के केंद्र पर दबाव डाला तो सिस्टर लिन उस क्षेत्र में एक चुभने वाले दर्द को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। आप आम दिनों में कंप्यूटर पर बहुत समय बिताते हैं। इस क्षेत्र में रक्त वाहिकाएं गंभीर रूप से अवरुद्ध हैं। यदि यह जारी रहा तो आपको चक्कर भी आने लगेंगे। कृपया संयम रखने की कोशिश करें, ये लिनचेन ने कहा। उसने उसकी आपत्तियों को सुने बिना उस क्षेत्र की मालिश जारी रखी। स्पॉन्डिलोसिस इस दुनिया में पहले से ही एक आम बीमारी थी। ये कहा जा सकता है कि हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी यह बीमारी होती है। बहन लिन की स्थिति जियाओ फेफे से थोड़ी ही बेहतर थी। आउच। बहन लिन ने बहुत प्रयास करके खुद को रोका। सिस्टर लिन, आपको कैसा लग रहा है? जियो फेफी उसके लिए चिंतित होने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे नहीं पता था कि सिस्टर लिन के लक्षणों का क्या मतलब है। ये कुछ खास नहीं है। ये हमारे द्वारा किए जाने वाले स्पा उपचार से बहुत अलग नहीं है। ये सुनना और गुदगुदी करने वाला है। लगभग वैसा ही है, सिस्टर लिन ने जिद करते हुए कहा। वह ये स्वीकार नहीं करेगी कि ये लिनचेन की मालिश प्रभावी थी। ये लिनचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और चालाकी से मुस्कुराया। उसने अपने हाथों में ज्यादा ताकत लगानी शुरू कर दी। बहन लिन जिद्दी थी और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में अनिच्छुक थी। वह इस बार उसे झुकने पर मजबूर करना चाहता था, अन्यथा वह भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकती थी। कुछ मिनट बाद सिस्टर लिन ने महसूस किया कि उस क्षेत्र के आसपास का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था और उसकी जगह एक अत्यंत आरामदायक अनुभूति ने ले ली थी। यह एहसास अवर्णनीय था। ऐसा लगा जैसे उस क्षेत्र में मेरिडियन इस तरह से हिल रहे थे कि उसे लगा कि उसका शरीर रखने वाला है। सैद्धांतिक रूप से यह एहसास अप्रिय होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे लगा कि यह बेहद आरामदायक था। वह इसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहती थी।
जैसे जैसे ये लिनचेन नीचे की ओर मालिश करती गई, यह एहसास और भी मजबूत होता गया। इसके अलावा यह उसके पूरे शरीर में फैल गया था, यहाँ तक कि उसकी आत्मा और मन भी कांप रहे थे। अगर आप इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आवाज निकाल सकते हैं। इस तरह ये और भी ज्यादा प्रभावी होगा, ये लिनचेन ने दयापूर्वक याद दिलाया। बहन लिन ने दांत पीस लिए और जवाब देने से इनकार कर दिया। मैं हार नहीं सकता, मैं उसके सामने कभी नहीं झुकूंगा। ये लिनचेन ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने उसकी अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं को हटाने के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक निश्चित क्षण पर सिस्टर लिन अंततः खुद को रोक नहीं सकी और वह अपने गले की गहराई से कराह उठी। मुर्गियां घर वापस आ गई हैं, मुर्गियां घर वापस आ गई हैं। ये तो बस एक मालिश है, क्या इसे इतना आगे ले जाने की जरूरत है? जियाओ फेफई एक तरफ बैठी हुई बेचैन होने लगी थी। बहन लिन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और वह शर्म से लाल हो गई थी। उसे लगा कि यह स्थिति उसके लिए थोड़ी असहज थी। उसने सिस्टर लिन को कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। वह अब वैसी ठंडी और घमंडी महिला नहीं थी जैसी वह आम दिनों में हुआ करती थी। जियाओ फेफई ने सावधानी से ये लिनचेन पर एक नजर डाली। वह अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सकी। उसके दिल में अनायास ही घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि अब अगली बारी उसकी है। क्या मुझे इस सेवा को अस्वीकार कर देना चाहिए, जबकि मैं भी इसके लिए उत्सुक रहता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? अचानक सिस्टर लिन का शरीर अकड़ गया। ये लिनचेन ने कहा, उपचार समाप्त हो गया है। सिस्टर लिन, आपको कैसा लग रहा है? जियाओ फेफई ने शर्माते हुए चेहरे से पूछा। ठीक है, मैं ठीक हूँ, सिस्टर लिन ने फेफई की नजरों से बचते हुए कहा। उसका शरीर बिस्तर पर लगभग ढीला पड़ गया था। वह कांपते हुए उठी। मैं नहाने जा रही हूँ। वह ये लिनचेन की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे ये लिनचेन को मुश्किल में डालना था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद को इस तरह शर्मिंदा करेगी। बहन लिन अव्यवस्था में भाग गई, पीछे केवल ये लिनचेन और शियाओ फेफई को छोड़ दिया। युवक और युवती एक दूसरे की आंखों में अजीब तरह से देख रहे थे। कमरे का माहौल पहले तो थोड़ा आरामदायक लग रहा था, लेकिन अब यह और भी आत्मीयता से भर गया था। जब आप तुई ना हेरफेर कर रहे हो तो कोमल रहें। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, जियो फेफी ने कहा और उसने अपने शर्माते हुए चेहरे से ये लिनचेन को देखा। जरूर, ये लिनचेन ने सिर हिलाया। जब जियाओ फेफई ने खुद को ये लिनचेन के सामने बिस्तर पर लिटाया तो ये लिनचेन की मजबूर शांति भी पिघलनी शुरू हो गई थी। भले ही सिस्टर लिन सुंदर थी, ये लिनचेन ने स्वीकार किया कि वह अभी भी अपनी इच्छाओं को दबाने में सक्षम था। जियाओ फेफई पहले से ही सुंदरता के वर्णन से परे थी। वह बिल्कुल एक परी युवती की तरह थी जो नश्वर दुनिया में गिर गई थी। वह सुंदर, शुद्ध और उत्तम थी। उस शांत कमरे में केवल उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। चिकित्सकों को रोगी के माता पिता जितना ही दयालु होना चाहिए। मुझे खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये लिनचेन को लगातार खुद को ये याद दिलाना पड़ता था। उसने गहरी सांस ली। ऐसी महिला से शादी करने में सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में विजेता है। उसने अपने दिल में भावुक होकर कहा और सावधानी से उसकी मालिश करने लगा। अम्मा, जियाओ फेफई का शरीर सिस्टर लिन की तुलना में बहुत ज्यादा संवेदनशील था। वह बीच बीच में जोर से कराह उठती थी। ये लिनचेन के माथे की नसें उभर आई थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था, मानो उसका दिमाग सूज गया हो। लेडी जियाओ, कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखें। जितना हो सके उतनी कोशिश करें कि कोई आवाज न करे। ये लिनचेन ने उसे दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। जियो फेफी थोड़ा पीछे हट गई और शर्मिंदगी से बोली, फिर भी मैं वास्तव में इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। ये लिनचेन के हाथ एक पल के लिए कांप उठे। उसने जल्दी से अपनी नाक रगड़ी, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी नाक से खून तो नहीं बह रहा। ... 1 घंटे बाद ये लिनचेन जर्जर हालत में विला से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने लाल हो चुके गालों को थपथपाया। ये बहुत जोखिम भरा काम था। ये बिल्कुल बहुत जोखिम भरा काम था। सौभाग्य से उनमें आत्मनियंत्रण की अद्भुत क्षमता थी। वे एक सज्जन व्यक्ति थे, अन्यथा निश्चित रूप से कुछ न कुछ हो ही जाता। बस उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जियाओ फेफी ने उसे 1 और 5,000 RMB ट्रांसफर किया, साथ में एक संदेश भी दिया, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बाद में एक और अपॉइंटमेंट ले लूंगा, खुशी का इमोटिकॉन। इस सत्र से प्राप्त 5,000 RMB और पहले से जमा 5,000 RMB को मिलाकर 1,000 RMB बनता है। उसने 2 घंटे में 1,000 RMB कमाए। हालांकि यह एक कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन रिटर्न काफी प्रभावशाली था। ये लिनचेन मुस्कुराया। यह एक लाभदायक सत्र है। अगर आप बाद में कोई और अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं इसे फिर से लूंगा। मैं आपसे नहीं डरता। तो क्या हुआ अगर यह एक उच्च जोखिम वाली नौकरी है? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मरीजों का इलाज करना और लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अध्याय 15, मास्टर कब। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। जियाओ फेफई का मसाज सेशन खत्म होने के बाद सिस्टर लिन अपने कमरे में छिप गई और किसी अज्ञात कारण से बाहर आने से इनकार कर दिया। ये लिनचेन को उम्मीद नहीं थी कि बड़ी हस्ती जियाओ फेफई उसे व्यक्तिगत रूप से विदा करेगी, इसलिए वह केवल टैक्सी बुलाकर घर जा सकता था। सौभाग्य से उसने हाल ही में अच्छी खासी कमाई कर ली थी। टैक्सी का किराया उसके लिए कुछ भी नहीं था। टैक्सी में बैठने के बाद ये लिनचेन ने देखा कि उसके वीचेट में 1 दर्जन इनपुट संदेश थे। ये सभी संदेश एक ही दोस्त ने भेजे थे। क्या ये लेंग लेंग था? ये लिनचेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे अपने दोस्त की पहचान याद आ गई। यह भगवान, क्या आप वहां हैं? भाड़ में जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब न देने की? क्या आप सजा के डर से भाग रहे हैं? मुझे अभी जवाब दें। ये लिनचेन परेशान था। वह स्क्रीन के पार दूसरे व्यक्ति के गुस्से को महसूस कर सकता था। कुछ संदेशों के बाद यह अनुमान लगाया गया कि लेंग लेंग अब संदेशों को टाइप करने में परेशान नहीं हो सकती थी। उसने सीधे वॉइस क्लिप भेज दी। ये लिनचेन ने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद बटन दबाया। बस्टर, मुझसे बात करो। ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे इतना बुरी तरह प्रभावित किया। तुम्हें अंत तक अपना कर्ज चुकाना होगा। अगर तुम मुझे जवाब नहीं देते तो तुम मर्द नहीं हो। ये सभी संदेश उस 2 घंटे की अवधि के दौरान भेजे गए थे जब वह मालिश सत्र में व्यस्त था।
सबसे नया संदेश 10 मिनट पहले भेजा गया था। ये लिनचेन के चेहरे पर एक मजबूरी भरा भाव था जब वह फोन की तरफ देख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे जवाब देना चाहिए। युवा लड़के, क्या तुम अपनी प्रेमिका से झगड़ रहे हो? इस बीच टैक्सी चालक ने अचानक एक संदिग्ध भाव से ये लिनचेन की ओर देखा। ये लिनचेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चाचा, कोई गलतफहमी है, हम नहीं हैं। अब और समझाने की जरूरत नहीं है, चाचा सब समझ जाते हैं। चाचा ने ये लिनचेन को एक समझदारी भरी नजर से देखा। चाचा पहले भी तुम्हारी उम्र के व्यक्ति रहे हैं, मुझे पता है। इस लड़की की आवाज को देखकर मुझे यकीन है कि वह काफी सुंदर है ना? उसके लहजे को देखकर लगता है कि वह भी तुम्हारी बहुत परवाह करती है। जवान लड़के, तुम्हें उसे थामे रखना चाहिए, चाचा ने ईमानदारी से बोलते हुए कहा। एक आदमी को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस उम्र में सच्चा प्यार पाना इतना आसान नहीं है। एक बार मेरे सामने ही एक सच्चा प्यार मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने इसकी कदर नहीं की और इसे खोने के बाद ही मुझे इसका पछतावा हुआ। इस नश्वर दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ादायक दर्द यही है कि चाचा ने जीवन के कई उतार चढ़ावों के बारे में बात की। उनकी नजर निराशा और दुख से भरी हुई थी। उन्होंने भावुक होकर कहा, युवा लड़के, तुम चाचा के पुराने रास्ते पर मत चलो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाचा, आप पहले फिल्मों की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, ये लिनचेन ने विनम्रता से याद दिलाया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपने पहले लाल बत्ती पार कर ली थी। क्या? चाचा के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वे आत्मदया में डूबने लगे और भी उदास हो गए। बातूनी चाचा को चुप कराना मुश्किल था। अब जब वह शांत हो गया था, ये लिनचेन ने एक बार फिर अपने फोन की ओर देखा। उसने कुछ देर सोचा और फिर टाइप किया, मुझे माफ करें, मैं कॉलेज की प्रवेश परीक्षा दे रहा था। आपने आखिरकार जवाब दे ही दिया। आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं। आप अभी भी इतने युवा हैं। ये लिनचेन को आश्चर्य हुआ कि दूसरा व्यक्ति इतनी जल्दी जवाब कैसे दे सकता है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्योंकि तुम कॉलेज की प्रवेश परीक्षा दे रहे हो। लेंग लेंग ने अहंकार से जवाब दिया। फिर उसने आगे कहा, हालांकि मुझे इतना बुरी तरह प्रभावित करने के लिए यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें मेरा बदला लेने में मेरी मदद करनी चाहिए। क्या हुआ? ये लिनचेन ने जिज्ञासापूर्ण इमोटिकॉन भेजा। जल्द ही लेंग लेंग ने कई शब्दों वाला एक लंबा संदेश भेजा। तो ये पता चला कि डोटा दुनिया या लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया दोनों में ही मंडलियां थीं। लेंग लेंग के पास एक मधुर आवाज, एक सुंदर चेहरा और उसका अहंकारी ठंडा रवैया था। वह इन दोनों मंडलियों में चर्चा का विषय थी। हालांकि पहले उद्घाटन के दौरान लगातार 4 हार के कारण उसे तूफान की नोक पर धकेल दिया गया था। वह इन लोगों के लिए मजाक का लक्ष्य बन गई। उनके वीचेट पेज पर बड़ी संख्या में विदूषक और विरोधी प्रशंसक दिखाई दिए और वे वीचेट के सबसे चर्चित विषयों में भी शामिल हो गई। कुछ ही पल पहले डोटा में लवली टक नामक गेमर ने भी उसका इसी तरह बेरहमी से मजाक उड़ाया था। खुद को साबित करने के लिए लेंग लेंग ने लवली टक के खिलाफ सोलो मोड मैच का प्रस्ताव रखा। हालांकि अंत में वह बुरी तरह हार गई। इसके परिणामस्वरूप और भी अधिक लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इसलिए वह ये लिनचेन की तलाश में आए। लेंग लेंग ने अपनी स्थिति का वर्णन ऐसे किया जैसे वह किसी त्रासदी में फंस गई हो, मानो पूरी दुनिया ने उसे त्याग दिया हो। दूसरी ओर ये सब दुष्ट ये लिनचेन द्वारा शुरू किया गया था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ये लिनचेन ने थोड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया। मुझे अमर स्तर पर ले चलो। लेंग लेंग ने तुरंत जवाब दिया। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अमर स्तर पर प्रथम बनने के लिए संघर्ष करूंगा। मैं उनके चेहरे पर तमाचा मारना चाहता हूं। तो तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूं? ये लिनचेन ने पूछा। मुझे परवाह नहीं है, तुम्हें मुझे प्रथम स्थान पर लाना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेंग लेंग ने उग्रता से कहा। जरूर, हालांकि आज मैं फ्री नहीं हूं। चलो कल करते हैं। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। वैसे भी ये लिनचेन खाली था, इसलिए वह सहमत हो गया। बेशक लाइव स्ट्रीमिंग से उसे सबसे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। अगले दिन भोर होने ही वाली थी। जियाओ फेफी अपनी आदत के विपरीत अब बिस्तर पर नहीं रहती थी। वह न केवल जल्दी उठती थी, बल्कि वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करती थी। वह आदतन आईने के सामने चली गई। आईने में खुद को देखते ही वह आश्चर्य से चिल्ला उठी। सिस्टर लिन। जियो फेफी एक छोटी बच्ची की तरह उत्साहित थी। वह उत्साह में सिस्टर लिन के सामने दौड़ी। देखो सिस्टर लिन, मेरी आंखों के काले घेरे गायब हो गए हैं और साथ ही मेरे बाएं गाल पर मुहासे भी गायब हो गए हैं। एक लोकप्रिय हस्ती के रूप में उन्होंने अपने रंग को बनाए रखने पर बहुत ध्यान दिया। उनके चेहरे पर कोई भी छोटी सी खामी उन्हें चिंता में डाल देती थी। वह आम दिनों में इन खामियों को छिपाने के लिए केवल मेकअप का उपयोग कर सकती थी। हालांकि रात को अच्छी नींद लेने के बाद ये सारी खामियां गायब हो जाती थीं। अगले ही पल जियो फेफी ने अपनी आंखों में एक आलोचनात्मक नजर से सिस्टर लिन को देखा। बहन लिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी त्वचा में बहुत अधिक नमी आ गई है और आपके चेहरे का रंग गुलाबी हो रहा है? जियो फेफी ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया जैसे कि उसने अभी अभी एक बिल्कुल नया महाद्वीप खोज लिया हो। सच में? सिस्टर लिन मुस्कुराए। आज सुबह जब वह उठी तो उसने भी अपने रंग में इसी तरह के बदलाव महसूस किए थे। ऐसा लगता है कि ये लिनचेन की मालिश वाकई कारगर है। आज जितना आराम मुझे पहले कभी नहीं मिला। मैं अब से उसे बार बार मालिश करने के लिए कहूंगी, जियाओ फेफी ने भावुक होकर कहा। हालांकि जैसे ही उसने सोचा कि कल ये लिनचेन ने खुद के साथ क्या किया, वह शर्मा गई। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वर्तमान में ये लिनचेन ने अपनी नियमित सफाई पूरी कर ली थी। शहर के मुकाबले जहां हर इंच जमीन महंगी थी, गांव में रहने का सबसे बढ़िया पहलू था उसका अपना घर। गांव के हर घर का अपना आंगन था, यहां तक कि आंगन के सामने 200 एकड़ खेत भी फैले हुए थे। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर जमीन के बीच से एक नदी बहती थी। ये नजारा किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत था। ये लिनचेन को सुबह का समय बहुत पसंद आया और उसकी बूंदें हल्के मंद आकाश के नीचे पौधों को और भी सुंदर बना रही थी। कोई कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था नहीं थी और सभी आवाजें शांत थीं। ये लिनचेन पीछे के प्रांगण में चला गया और एक मुद्रा में खड़ा होकर उसने अपने अरहत मुट्ठी का अभ्यास शुरू किया। अरहत मुट्ठी शाओलिन कुंफू की मूल लड़ाई शैली थी। भले ही ये केवल एक मूल लड़ाई शैली थी, लेकिन ये कुंफू की नींव थी। इसमें हाथ के तरीके, किक के तरीके और वगैरह सहित कई तरह की तकनीकें शामिल थीं। जीनियस सिस्टम की मौजूदगी के कारण ये लिनचेन को किसी गुरु के मार्गदर्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी।
वह अपने अर्हत मूर्ति आसनों के लिए 100% की सटीकता हासिल कर सकता था। अर्हत मूर्ति को 18 आसनों में विकसित किया गया था। हर आसन के लिए उच्च शारीरिक सहनशक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता थी। ये लिनचेन एक दौर के प्रशिक्षण के बाद पहले से ही जोर से हौंट रहा था। उसे अपनी बाहों और पैरों की मांसपेशियों में दर्द की लहरें महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे उसके अंग गिरने वाले हैं। ये तकनीक वास्तव में रूढ़िवादी शाओलिन कुंग-फू की शिक्षाओं की प्रतिष्ठा की हकदार है। ये स्कूल में एरोबिक्स की तुलना में शरीर को मजबूत बनाने में बहुत बेहतर है। ये लिनचेन को परिणाम पर आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई। इससे ये साबित हो गया था कि अर्हत मूर्ति वास्तव में शरीर को मजबूत बनाने में प्रभावी थी। नहाने के बाद ये लिनचेन ने पाया कि उसकी थकान कम हो गई थी। वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसका शरीर गौरैया की तरह हल्का महसूस कर रहा था। सिर्फ एक राउंड की ट्रेनिंग के बावजूद इसका असर साफ दिख रहा था। शायद अगर वह इसी तरह ट्रेनिंग जारी रखे तो वह मार्शल आर्ट मास्टर भी बन सकता है। बस उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये लिंग लिंग का था। या गॉड, क्या आप जाग रहे हैं? चलो खेलते हैं। इतनी जल्दी? मुझे लगा कि आप आमतौर पर दोपहर में स्ट्रीम करते हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो? ये स्पष्ट था कि इतने लंबे समय तक अन्याय सहने के बाद लिंग लिंग अब भूख का विरोध नहीं कर सकता था। आ रहा ... ये लिनचेन के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक वान्यू गेमिंग कैफे था। वह पूरी रफ्तार से वहां तक दौड़ा। ये लिनचेन को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे पसीना भी नहीं आ रहा था। शायद कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के कारण गेमिंग कैफे पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। जगह शोर और आवाजों से भरी हुई थी। सिगरेट, शराब और पसीने की गंध जगह भर गई थी। कभी कभी गालियां देने वाली आवाजें भी सुनाई देती थीं। इस जगह पर गेमिंग का माहौल अतुलनीय रूप से घना था। उसने एक कोने वाली सीट ली और कंप्यूटर चालू किया। उसने गेम में लॉग इन किया और पाया कि लिंग लिंग पहले से ही ऑनलाइन उसका इंतजार कर रहा था। हे भगवान, आप आखिरकार यहाँ आ गए, लिंग लिंग ने माइक्रोफोन के माध्यम से तुरंत कहा। मुझे खेद है, क्या अब हम जोड़ी बना लें? ये लिनचेन ने पूछा। हम मैचमेकिंग प्रक्रिया के दौरान वाई गॉड के सब्सक्राइबर्स ने भी चैनल में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। भले ही वहां केवल कुछ 100 लोग ही थे, लेकिन इसने लाइव चैनल को एक हलचल भरे कमरे में बदल दिया। वाह, आखिरकार वाई भगवान ऑनलाइन है। यह भगवान, यह आपके लिए एक दोस्ताना अनुस्मारक है। एक स्ट्रीमर के रूप में यदि आप इतने जिद्दी हैं तो आप अपने प्रशंसकों को खो देंगे। क्या आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया? वाई गॉड देवी लिंग लिंग के साथ झगड़ा करने जा रहा है। मुझे एक अशुभ पूर्वाभास हो रहा है। अरे, मुझे डर है कि शीत देवी का पहले ही अपमान हो चुका है। ... मुझे खेद है, मैं पिछले कुछ दिनों से कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको शैडोफाइन के फर्स्ट पर्सन व्यू के जरिए गेम में ले जाऊंगा, ये लिनचेन ने लाइव चैनल में कहा। उन्होंने शैडोफाइन को चुना और तुरंत ही मध्य लेन में प्रवेश कर गए। 3 मिनट बाद ये लिनचेन ने मिड लेन के प्रतिद्वंद्वी के एचपी से एक बार में एक अंक छीन लिया। 8 मिनट बाद ये लिनचेन के शैडोफाइन ने बियॉन्ड गॉडलाइक हासिल कर लिया, इसलिए प्रतिद्वंद्वी ने गेम से लॉग आउट करने का विकल्प चुना। दूसरे राउंड में भी यही स्थिति फिर से आई। ये लिनचेन ने गेम खेलते समय अपने साथियों के साथ बातचीत की। ये बिना किसी तनाव के अतुलनीय रूप से आरामदायक था। लगातार 5 राउंड तक एमवीपी रहने के बाद उसे बिना किसी सूचना के केवल थोड़े ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों के साथ मुकाबला करना पड़ा। हालांकि इन विरोधियों को भी लिनचेन ने पहले की तरह ही एक ही वार में खत्म कर दिया। वह अपने सभी विरोधियों को पूरी तरह से दबाकर हरा रहा था। लिंग लिंग ने पूरे रास्ते ये लिनचेन का पीछा किया और शुरू से अंत तक जीतने के लिए कुछ भी न करने की भावना का आनंद लिया। उन्होंने लगातार 10 राउंड जीते। पूरा लाइव चैनल पूरी तरह से हलचल भरा था। ये तो बहुत ही पागलपन है। वह शैडोफियन का किरदार इतनी ताकत से कैसे निभा सकता है? किसी अज्ञात कारण से जब मैं वाई गॉड को गेम खेलते हुए देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। उसका हर कंट्रोल बहुत ही सहजता से और बेहतरीन तरीके से निष्पादित होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई टेलीविजन सीरीज देख रहा हूं। मैं ऊपर वाले व्यक्ति से सहमत हूं। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं स्ट्रीमर को गेम खेलते हुए देखकर बहुत कुछ सीख रहा हूं। हालांकि मैंने पाया कि जब मैं खुद इस तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका एपीएम बहुत धीमा है। स्ट्रीमर का एपीएम कमाल का है। ... उन्होंने कुल 10 राउंड जीते थे और सभी राउंड के लिए उन्हें एमवीपी चुना गया था। ये बिल्कुल हार्डकोर था, यहां तक कि अधिकांश पेशेवर गेमर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। लिंग लिंग किसी और से ज्यादा हैरान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि खेल में सभी 10 राउंड के दौरान कुशल खिलाड़ी थे। हालांकि ये लिनचेन के खिलाफ लड़ते समय ये कुशल खिलाड़ी नौसिखियों से अलग नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिनचेन ने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ शैडोफियन का इस्तेमाल किया था। वर्तमान में ये लिनचेन के हीरो शैडोफाइन ने 3000 रन अर्जित किए हैं। इससे यह साबित हो गया है कि उसने पहले ही शैडोफाइन पर पेशेवर स्तर का नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह भगवान, आप सचमुच असामान्य हैं। लिंग लिंग ने हजारों शब्दों को एक वाक्य में संक्षेपित कर दिया। क्या हम आगे बढ़ें? ये लिनचेन ने पूछा। जारी रखें। मैचमेकिंग के 11वें दौर में पहले से ज्यादा समय लगा। इससे यह साबित हो गया था कि सिस्टम ने उन्हें पहले ही विशेषज्ञों की श्रेणी में डाल दिया था। अब वे विशेषज्ञ लीग में विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। मैचमेकिंग प्रक्रिया में आमतौर पर सिर्फ 1 दर्जन सेकंड लगते हैं, लेकिन मैच होने में कुल 2 मिनट लग गए। वे कमरे में दाखिल हुए। ये लिनचेन की नजर खिलाड़ियों से हटकर विरोधी टीम के एक आईडी पर पड़ी। यह मास्टर ग्रेव था। नाम ही काफी प्रभावशाली और असाधारण था। यह प्रेम पत्र है, लिंग लिंग ने अपने दांतों से कहा। वह लव लेटर है। ये लिनचेन को याद आया कि लिंग लिंग ने उसे बताया था कि कैसे वह सोलो मोड में लव लेटर से हार गई थी। तुम्हें इस बार सावधान रहना चाहिए। वह पहले एक पेशेवर गेमर था और बहुत शक्तिशाली था, लिंग लिंग ने कहा। फिर उसने आगे कहा, इसके अलावा तुम्हें मुझे भी साथ लेकर जाना चाहिए और उसे हराना चाहिए। ये लव लेटर है। स्ट्रीमर को लव लेटर से मैच किया गया है। हे, ये रोमांचक होने वाला है। सब लोग शर्त लगाते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये बहुत रोमांचक है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देख रहे हैं? पॉपकॉर्न पहले से ही तैयार है। मैं बैठकर स्ट्रीमर को चोदते हुए देखूंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
मुझे डर है कि स्ट्रीमर की जीत का सिलसिला टूटने वाला है। जब उसने अपने लाइव स्ट्रीम चैनल को उत्साह से भरा हुआ देखा तो ये लिनचेन को भी लव लेटर की शक्तिशाली अपील का एहसास हुआ। फिर अगर वह लव लेटर को हरा देता है तो उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना? अध्याय 16 अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का कभी दिखावा न करें। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। खेल में शामिल हो गए। कूल, तुम इतनी जल्दी विशेषज्ञ स्तर पर पहुंच गए हो। तुम धोखा दे रहे हो, है ना? खेल की शुरुआत में मास्टर ग्रेव ने बेहद उत्तेजक लहजे में और चैट बॉक्स में संदेश भेजना शुरू कर दिया। लव लेटर, रुको और देखो, मैं इस राउंड में तुम्हें हराने वाला हूं, कूल ने जवाब दिया। लव लेटर ने आगे कहा, आपने पिछली बार भी यही कहा था। कूल ने सीधे तौर पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने ये लिनचेन से कहा, हे भगवान, इस लड़के को सबसे ज्यादा बेइज्जती करने में मजा आता है। कृपया उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करें और मैं आपसे एक शर्त का वादा करती हूँ। मैं एक शर्त का वादा करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ? कोई शर्त पसंद है? शीत देवी, क्या आप जानती हैं कि आप उसे अपराध करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रही हैं? जैसे ही कूल के शब्द बोले गए, तुरंत ही उसके लाइव चैनल में, साथ ही ये लिनचेन और लव लेटर के लाइव चैनल में चीखने की आवाजों की लहर फैल गई। हे भगवान, आपको प्रलोभन का विरोध करना होगा। हे भगवान, तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। चलो बड़े भाई लव लेटर, तुम असहाय होकर मत देखो कि कैसे कूल गॉडेस सुअर द्वारा बर्बाद हो रही है। बड़े भाई प्रेम पत्र, संरक्षक देवी, सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर है। लव लेटर को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह बड़ा और लंबा होता जा रहा है क्योंकि वह देवी की कौमार्य की रक्षा करने का पवित्र कर्तव्य निभा रहा था। चिंता मत करो सब लोग, वाई गॉड मुझे कभी नहीं हरा पाएगा, लव लेटर ने अपने साथियों से कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी घोषणा अभी भी अपर्याप्त थी, इसलिए उसने गेम के चैट बॉक्स में टाइप किया, वाई गॉड, आओ और मेरे खिलाफ 300 राउंड तक लड़ो। बहुत बढ़िया, तुम सच में सर्वशक्तिमान प्रेम पत्र होने की प्रतिष्ठा के हकदार हो। मैं तुम्हारे दबंग व्यवहार के लिए यहाँ हूँ। बिग ब्रदर लव लेटर इसे गंभीरता से ले रहा है। इस राउंड में जीत पक्की है। ये लिनचेन के होठों के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसी तरह टाइप करके जवाब दिया, इस परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। विरोधी टीम से तुम्हारे 5 लोगों को एक साथ आकर मुझसे लड़ना चाहिए। वाह, अरे वह तो घमंडी है, वह दिखावटी है। उसे लव लेटर के सामने खुद को दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? दिखावे में खुशी का एक पल आकाश से बिजली गिरने से मारा गया। ये लिनचेन के अहंकार ने लाइव चैनल के माहौल को एक बार फिर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। खेल शुरू भी नहीं हुआ था कि बहस होने वाली थी। ये लिनचेन ने बाकी बातों की परवाह न करते हुए शैडो फील्ड को चुना और फिर मिड लेन पर चले गए। कूल ने सीक्रेट वॉरियर चुना जबकि लव लेटर ने बाउंटी हंटर चुना। बाकी लोगों ने अपनी पसंद के हीरो को अलग अलग चुना। विशेषज्ञ खेल को सामान्य से ज्यादा गंभीरता से ले रहे थे। इन्वोकर मुख्य रूप से ऑटो अटैक मोड पर निर्भर था। हीरो को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली कौशल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन खिलाड़ी की फ्लैंक टाइमिंग और लीचिंग क्षमता की आवश्यकता थी। बाउंटी हंटर अलग था, इसमें एक अदृश्य क्षमता थी जो बहुत ही चालाक थी और इसके लिए खिलाड़ी के सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। अगर खिलाड़ी कुशल था तो ये पूरी लड़ाई की स्थिति को प्रभावित करने में पूरी तरह सक्षम था। इस राउंड को जीतने में लव लेटर का आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। काल द इन्वोकर ये लिनचेन के समान ही लेन पर था। शायद ये लिनचेन के प्रभावशाली गेमिंग कौशल के बारे में उसके ज्ञान के कारण था। वह चालाक था। वह ये लिनचेन को उसे मारने का कोई मौका नहीं देगा और वह आखिरी हिट में बेहद कुशल था। वह एक बहुत मजबूत आधार वाला प्रतिद्वंद्वी था। जैसे ही ये लिनचेन को एहसास हुआ कि उसके पास विरोधी को मारने का कोई मौका नहीं है, उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने लेन क्रिप्स को हटाने के लिए शैडोरेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वह विरोधी टीम के सभी क्रिप्स को मार सके। अंतिम हिटिंग में लेन क्रिप्स को नियंत्रित करने के कार्य को प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए। ये लिनचेन की कार्रवाई ने तुरंत उनके साथियों के मन में संदेह पैदा कर दिया। मैं सभी को शैडो फिएन को नियंत्रित करने का हुनर सिखाने जा रहा हूं, ये लिनचेन ने शांति से कहा क्योंकि उसे संदेह का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद वह बीच की गली से निकलकर जंगल में चला गया। तटस्थ क्रिप्स पर हमला करने के बाद वह एक बार फिर लेन में लौट आया। विरोधी टीम के लेन क्रिप्स ने समय रहते ही उन्हें पकड़ लिया। ये लिनचेन ने शैडो फिएन को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया और अपने शैडोरेज का उपयोग करके क्रिप्स को पहले की तरह ही साफ कर दिया। स्ट्रीमर वहां क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह तटस्थ क्रिप्स पर सिर्फ एक हमला क्यों करेगा? वह हमेशा से ही लोगों को विरोधी पक्ष की ओर धकेलता रहा है। इसके विपरीत वह खुद को अनुभव प्राप्त करने से रोकता है। वह एक मूर्ख है। विरोधी पक्ष आखिरी बार करने के लिए टावर के नीचे छिपा हुआ है। इसका ज्यादा मजा मत लीजिए, ठीक है? कोई नया हुनर, तुम जरूर धोखा दे रहे हो। स्ट्रीमर अब बहुत घमंडी हो गया है। उनके लाइव चैनल पर मौजूद सभी प्रशंसक पहले की तरह ही भ्रमित थे। हालांकि ये लिनचेन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रक्रिया के अनुसार लूप में खेला। इस राउंड में हर एक व्यक्ति गंभीरता से खेल रहा था। पूरे 5 मिनट तक कोई भी नहीं मरा। शांति के बीच तूफान से पहले की शांति जैसी घुटन भरी अनुभूति हो रही थी। फर्स्ट ब्लड, मास्टर ग्रेव ने कूल वी को मार डाला। 6ठे मिनट में पहला खून बहा। लव लेटर ने कूल को मार डाला था, जिससे सभी आश्चर्यचकित थे। डबल किल, मास्टर ग्रेव ने अनिल्डिन किन को मार डाला। यह आश्चर्यजनक रूप से दोहरा हत्या था। अगले ही पल लव लेटर ने विरोधी टीम का मजाक उड़ाने के लिए गेम चैट बॉक्स में एक प्रश्न चिन्ह टाइप किया। स्थिति एक पल में प्रतिकूल हो गई। यह स्पष्ट था कि कूल की लेन ध्वस्त हो गई थी। यह गॉड, लव लेटर को मारने में मेरी मदद करने के लिए बॉट लेन में आओ। वह बहुत शक्तिशाली है। कूल खुद को ये लिनचेन की मदद लेने से रोक नहीं पाए। उसके पास अदृश्यता है। अगर मैं अभी वहां गया तो मुझे नाक से पकड़कर ले जाया जाएगा। ये समय की बर्बादी है, ये लिनचेन ने बहुत ही सीधे तरीके से जवाब दिया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कूल ने अनिच्छा से पूछा। मेरे पास आओ, ये लिनचेन ने कहा। कूल को थोड़ा सा झटका लगा। वह भी अभी पुनर्जीवित हुई थी, इसलिए वह संदेहास्पद रूप से शैडो फाइन की तरफ चली गई। तुम्हारा पद बहुत कम है, कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए मेरे पीछे आओ। ये लिनचेन जंगल की ओर चला गया। मुझे लगा कि मैं ऐसा करके पहले से ही आपके अनुभव को अपने ऊपर हावी कर रही हूँ। कूल ने हैरानी से पूछा।
हालांकि उसने पाया कि वह जल्द ही अवाक हो गई थी। उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि वह आश्चर्य से अवाक थी। क्या बकवास है, यह क्या बकवास है, क्या ये सच है? उसके जंगल में इतने सारे तटस्थ लोग क्यों हैं? माफ कर, यहाँ इतने सारे तटस्थ रेंगने वाले लोग हैं कि मैं इसे देखकर ही अपने सिर पर झुनझुनी महसूस कर सकता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, शुरुआती चरण में ये तटस्थ खौफनाक लोग किसी भी नायक को मारने के लिए पर्याप्त हैं। क्या तुमने कूल के हाव भाव देखे हैं? वह इतनी हैरान थी कि अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी। हाँ हाँ हाँ, हंसना बंद करो मेरे ऊपर वाले व्यक्ति, मैं भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। कैसे, तुमने ये कैसे किया? कूल ने ठंडी सांस ली। जिस क्षेत्र में केवल कुछ तटस्थ क्रिप्स होने चाहिए थे, वास्तव में वहां 20 से अधिक तटस्थ क्रिप्स पैदा हो गए थे। ये बहुत ही डरावना लग रहा था। ये लिन चेन मुस्कुराया। हर कोई जानता है कि हर मिनट तटस्थ रेंगने वालों की एक नई लहर पैदा होती है। नतीजतन मुझे केवल तटस्थ रेंगने वालों को उनके क्षेत्र में लुभाने की जरूरत होगी, फिर यहाँ फिर से तटस्थ रेंगने वालों की एक नई लहर पैदा हो जाएगी। मैंने पहले ही सही समय चुना था कि मैं तटस्थ आतंकवादियों पर हमला करने के बाद उन्हें उनके क्षेत्र से बाहर निकाल सकूं। मेरी प्यारी, ये प्रभावशाली है। मैंने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा? इस खेल में इतना विशेषज्ञ बनने के लिए उसने कितना अनुभव और पैसा लगाया है। उसे जैकपॉट मिल गया है। शैडो फाइंड में शैडो रेज क्षमता है जो दूर से नुकसान पहुंचाती है। नतीजतन ये तटस्थ क्रिप्स को जल्दी से साफ करने में सक्षम है। जंगलिंग सीखना अतिरिक्त सोना और अनुभव अर्जित करने के लिए अच्छा है। ये लिन चेन ने अपने प्रशंसकों को समझाते समय शैडो रेज को मुक्त करने के लिए एक उपयुक्त कोण पाया। तटस्थ रेंगने वालों की कुल 5 लहरें जल्दी से समाप्त हो गईं। ये लिन चेन और कूल ने एक साथ एक रैंक बढ़ा ली थी। इसके अलावा ये लिन चेन का सोना भी एक बार में 2000 के करीब बढ़ गया था। कूल, स्ट्रीमर वास्तव में स्ट्रीमर होने की अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। मैंने आज कुछ सीखा है। मैं इसे आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं हीरो शैडो फाइन के साथ भी एक राउंड खेलना चाहता हूँ। स्ट्रीमर से शैडो फीन खेलना आसान लगता है। ... कातिल रेनवेलिया, मास्टर ग्रेव ने अनरील्डन किंग को मार डाला। मास्टर ग्रेव हत्याओं की होड़ में है। इसी समय लव लेटर ने एक बार फिर बॉट लेन पर हत्याएं शुरू कर दी। स्थिति पहले की तरह ही तनावपूर्ण बनी रही। ठीक है, लगभग हो गया, ये लिन चेन ने उदासीनता से कहा। उसने कोई कवच या विशेषता बढ़ाने वाली वस्तु नहीं खरीदी थी, लेकिन उसने ब्लिंक डैगर को चुना। यह एक ऐसी वस्तु थी जो उसे एक निश्चित दूरी तक छलांग लगाने में सक्षम बनाती थी। उन्होंने बॉट लेन पर एक नजर डाली और पाया कि गोंडार द बाउंटी हंटर के एचपी बार का 2/3 हिस्सा दूसरों को मारने के बाद भी भरा हुआ था। ये लिन चेन ने देरी नहीं की, बल्कि वह तुरंत बॉट लेन में चला गया। लव लेटर को खतरा महसूस हो गया था। वह जंगल के किनारे घुस गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। ये लिन चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के लव लेटर का पीछा करते हुए जंगल में प्रवेश किया। सावधान रहो वाई गॉड, बाउंटी हंटर अदृश्य होने में माहिर है। तुम्हारे लिए उसके पीछे जाना बेकार है। इसके विपरीत तुम खुद को उजागर कर सकते हो, कूल ने याद दिलाया। हालांकि ये लिन चेन ने उसकी बात नहीं मानी। वह जंगल में ऐसे घूमता रहा जैसे वह मूर्ख हो। वह बाईं ओर चलता और दाईं ओर झुकता। हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? आवेग में आकर काम मत करो। कूल घबरा गया था। ये लिन चेन स्पष्ट रूप से विनाश की तलाश में था। उसी समय लव लेटर के लाइव चैनल पर एक घमंडी सा दिखने वाला युवक अपने कंप्यूटर के सामने पैर क्रॉस करके बैठा हुआ दिखाई दिया। वह कंप्यूटर की स्क्रीन में शैडो फीन को देख रहा था। हाँ, भाइयों और बहनों, यह भगवान इतने प्रभावशाली नहीं लगते हैं। ओह, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं उनके ठीक सामने टहल रहा हूँ। ला। वह अदृश्य हो गया और शैडोफीन के पास खड़ा होकर अपने साथियों के इकट्ठा होने का इंतजार करने लगा ताकि वे शैडोफीन को मार सके। उसकी नजर में छाया राक्षस पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। अपनी योजना के बारे में सोचकर वह खुशी से झूमने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि शैडोफियन, जो अभी भी बाएं और दाएं घूम रहा था, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और शैडोरेज नियत पर हमला कर दिया। शैडोफियन की क्षमता के कारण उसका पूरा शरीर काले रंग के प्रभाव से ढक गया। शैडोफियन का एचपी तुरंत आधा रह गया। ब्लिंक डैगर चमकता हुआ दिखाई दिया और शैडोफील्ड पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच गया था, इससे पहले कि लव लेटर स्थिति पर प्रतिक्रिया करता। शैडोफियन ने शालीनता से मुड़कर उसी स्थान पर दूसरा शैडोरेज मंत्र फिर से डाला। वाय भगवान ने मास्टर ग्रेव की हत्या की होड़ को समाप्त कर दिया। स्क्रीन पर एक वाक्य दिखाई दिया। ये सुनकर लव लेटर अवाक रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। उफ, ये तो बुरा लगता है। अरे क्या हुआ? शैडो फाइन को कैसे पता चला कि बाउंटी हंटर वहां था? वह नौसिखिया है, बिल्कुल नौसिखिया। उसने जरूर धोखा दिया होगा। धोखा देने के लिए बकवास बेशर्म है। लव लेटर का लाइव चैनल एक साथ गाली गलौज और डांट फटकार की आवाजों से भर गया। माहौल कूल्ड और ये लिंचेन के लाइव चैनलों से बिल्कुल अलग था। उनके लाइव चैनल पूरी तरह से हलचल भरे थे। उनकी स्क्रीन पर उनकी तारीफ करने वाले लोगों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि ये लिंचेन ने धोखा नहीं दिया है। भगवान बहुत बढ़िया है, उसने ऐसा कैसे किया? क्या ये पौराणिक पुरुष प्रवृत्ति हो सकती है? उन्होंने आते ही लव लेटर के अहंकार को कम कर दिया। ये बहुत बढ़िया है। लव लेटर के गर्व के कारण मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी गली में वापस नहीं आएगा। वह ये देखकर कि मैं जंगल में प्रवेश कर चुका हूं, मेरे आसपास टहल रहा होगा। कूल के पूछने से पहले ही ये लिंचेन ने समझाया, मैं पहले लव लेटर को लुभाने के प्रयास में जंगल में टहल रहा था। ये ठीक उसी क्षण था जब मैंने महसूस किया कि शैडोफियन चलते समय थोड़ा सा झुक रहा था। भले ही बाउंटी हंटर अदृश्य होने में सक्षम था, लेकिन मैं अभी भी उसे छू सकता था। शैडोफाइन का झुका हुआ शरीर यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि मैं कुछ क्षण पहले बाउंटी हंटर से टकराया था। बहुत प्रभावशाली। वह भगवान होने की प्रतिष्ठा के हकदार हैं। उनकी अवलोकन क्षमता शानदार है। बड़े भाई, कृपया मेरी वफादारी ले लो। अच्छा काम, वाई गॉड। कूल ने जोर से प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद उसने गेम चैट बॉक्स में गर्व से एक प्रश्न चिन्ह टाइप किया और इसे लव लेटर के पहले किए गए मजाक का उचित जवाब माना। अरे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लव लेटर ने गहरी सिगरेट पी और गॉड वाई की पहचान याद की। इसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि विरोधी टीम शैडोफाइन से डरने लगी थी। वे हर मुठभेड़ के दौरान हर कीमत पर उससे बचना चाहते थे। इसके बावजूद शैडोफाइन अभी भी 3 विरोधियों को मारने में कामयाब रहा, जबकि लव लेटर अपनी अदृश्यता पर भरोसा करके कभी कभार ही बाहर निकल पाया था।
वह पहले ही 9 विरोधियों को मार चुका था। हालांकि लव लेटर ने जाहिर तौर पर ये लिन चेन की गेम में गोल्ड कमाने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया था। शैडो फिएंड उस समय पहले से ही आइटम से लेस था। वह मुख्य दुकान से ट्रू साइट का रत्न खरीदकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन भी कर रहा था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और दूसरी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सच्ची दृष्टि का रत्न अदृश्य इकाइयों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस तरह बाउंटी हंटर की अदृश्यता बेकार हो गई। उसे शैडो फिएंड के अलावा 5 विरोधियों के खतरनाक समूह का सामना करना पड़ा, जिसमें शानदार बर्स्ट डैमेज था। लव लेटर ने अनिच्छा से जीजी शब्द टाइप किया और उसके तुरंत बाद गेम से लॉग आउट हो गया। ओहो भगवान, तुम कमाल हो। कूल का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। अब मैं अपने अमर स्तर के लिए लव लेटर से ऊपर रैंक पर हूँ। हे ये लिन चेन ने विनम्रता से मुस्कुराया। वह कभी भी अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं करेगा। अध्याय 17 भोज। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद लेंग लेंग और लव लेटर की लोकप्रियता की मदद से ये लिन चेन के लाइव चैनल पर पहले से ही 10,000 व्यूज थे। अपने अद्भुत गेमिंग कौशल और कमेंट्री के अलावा उन्होंने अपने संरक्षकों से 2500 RMB का इनाम भी जमा किया था। अरे वाह, मैंने 2 लाइव स्ट्रीमिंग सेशन से 2500 RMB और 2 घंटे के मसाज सेशन से 10,000 RMB कमाए। पैसा कमाना कब से इतना आसान काम हो गया। उन्होंने अपने पुरस्कार से पैसे निकालने की तैयारी में निकासी बटन पर क्लिक करते हुए अपने संरक्षकों के पुरस्कारों के लिए धन्यवाद दिया। ये लिन चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने पाया कि पैसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। उसने वीचैट पर मैसेज भेजा, लिंग लिंग, मैं अपने इनाम में मिले पैसे क्यों नहीं निकाल सकता। आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, है ना? आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। ये लिन चेन को कुछ अवाक महसूस हुआ। अनुबंध पर हस्ताक्षर करें? मैं ये कैसे करूं? यह एक सरल प्रक्रिया है। मैं आईक्यू के प्रबंधन से किसी व्यक्ति से परिचित हूं। मैं आपको उच्च स्तरीय विशेषाधिकार अनुबंध के लिए आवेदन करने में मदद कर सकता हूं। लिंग लिंग बहुत उत्साही था। एक साधारण अनुबंध आपको स्ट्रीमर और प्लेटफॉर्म के बीच 40% और 60% का विभाजन प्रदान करेगा। स्ट्रीमर 40% लेता है और प्लेटफॉर्म 60% लेता है। दूसरी ओर, जिस अनुबंध को लागू करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वह आपको 60% 40% का विभाजन प्रदान करेगा। इसके अलावा यदि आप उच्च स्तरीय अनुबंध लेते हैं तो आप कम शर्तों से बंधे होंगे। ये लिन चेन को प्रलोभन हुआ क्योंकि 20% अभी भी उसके लिए अतिरिक्त पैसा था। तो मैं इसके लिए आवेदन कैसे करूं? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें उनसे स्वाभाविक रूप से संपर्क करने में मदद करूंगी। हालांकि एक शर्त जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं वह बदले में पूरी मानी जाएगी। लिंग लिंग ने आखिरकार अपना उद्देश्य व्यक्त किया। जरूर, कोई समस्या नहीं है। ये लिन चेन मुस्कुराया। उसे लगा कि यह स्थिति उसके लिए फायदेमंद थी। उसी समय लिंग लिंग ने अपने लाइव चैनल पर लोमड़ी की तरह चालाक मुस्कान बिखेरी। ये लिन चेन के गेमिंग कौशल और प्रदर्शन जल्द या बाद में आईक्यू के प्रबंधन स्तर को आकर्षित करेंगे। उसके लिए उच्च स्तरीय विशेषाधिकार अनुबंध की पेशकश करना इतना मुश्किल नहीं था। उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक संदेश देना था। उसे लगा कि इतनी सरल बात के लिए शर्त के बदले में मिली सफलता के कारण वह एक बेईमान सेल्समैन बनने की क्षमता रखती है। क्या आप सबने देखा है कि शीत देवी वास्तव में स्वयं मुस्कुरा रही है? अरे वाह, ये तो जाहिर है किसी के प्यार में पड़ने की मुस्कान है। मुझे लगता है कि मेरी आंखों से देखने पर भी यह गोल्ड गॉडेस के लिए एक तरफा प्यार है। ये डरावना है, डरावना। ... देर हो रही थी, इसलिए ये लिन चेन गेमिंग कैफे से बाहर निकल गया। उसने अपना डिनर करने के लिए पास में ही एक शेव नूडल हाउस ढूंढा और फिर जल्दी ही जॉगिंग करते हुए अपने घर वापस आ गया। इसके बाद कुछ समय तक ये लिन चेन ने गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद लिया। वह हर सुबह जल्दी उठकर अरहत मूर्ति का एक राउंड अभ्यास करता था, फिर वह पास की लाइब्रेरी में जाता था और अपनी प्रवीणता के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी रुचि की कुछ किताबें पढ़ता था। वह अपना दोपहर का समय लेंग लेंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में बिताता था और कभी कभी जियाओ फेफी के साथ मसाज सेशन भी करता था। अरहत मूर्ति एक मार्शल आर्ट थी जो बाहरी निर्माण पर केंद्रित थी। ये लिन चेन की मूल रूप से ढीली मांसपेशियां मजबूत और मोटी होने लगी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह मजबूत हो रहा था। वह पहले अरहत मूर्ति का केवल एक राउंड ही अभ्यास कर पाता था, लेकिन अब वह 2 राउंड अभ्यास करने में सक्षम था। समय बीतने के साथ साथ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा का समय नजदीक आता जा रहा था। अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही थी। वहीं जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी वे भी चिंतित हो गए थे। पापा माँ, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस परीक्षा में अच्छे अंक लाने जा रहा हूँ। ये लिन चेन ने अपने चिंतित माता पिता को शांत करने का प्रयास किया। आपके तथाकथित स्कोर का मानक क्या है? क्या ये दूसरे या तीसरे दर्जे का विश्वविद्यालय होगा? ये जिन ने ये लिन चेन को घूर कर देखा और फिर कुछ ही देर बाद उसने जोर से सांस ली। जू जेन ने ये लिन चेन के सिर को सहलाया। लिन चेन, हमारे गांव के हुजी को पहले ही अपने परीक्षा परिणाम के बारे में पता चल गया है। उसने गांव के सभी लोगों को शानदार भोजन खिलाने के लिए पहले से ही दावत की तैयारी कर रखी है। मुझे लगा कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा का परिणाम कल आएगा। ये लिन चेन ने आश्चर्य से कहा। उसे याद आया कि हुजी उसी परीक्षा हॉल में था जहां वह था। उसके परिवार के सदस्य ने उसकी जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय में किसी से मदद मांगी। उसने 616 अंक हासिल किए और वह बिना किसी संदेह के प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा है, जू जेन ने कहा। ये लिन चेन ने यह एहसास होने पर सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके माता पिता किसी और के बच्चे को अच्छे परिणाम लाते देखकर बुरे मूड में थे। उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन वह कल घोषित होने वाले अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह अपने माता पिता को आश्चर्यचकित कर सके। चलो सामान पैक करें, हम जाने वाले हैं, जू जेन ने कहा। तुम दोनों को जाना चाहिए, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कहते हुए ये जिन ने अपना लंबा कोट पहना और तुरंत बाहर निकल गया। उसके जाते हुए चेहरे पर कड़वाहट और अकेलेपन की झलक थी। यह कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। जू जेन और ये लिन चेन 10 मिनट पैदल चलने के बाद हु जेड के घर पहुंचे। इस समय हु जेड के घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा लाल शामियाना लगा हुआ था। शामियाने के नीचे 1 दर्जन मेजें रखी हुई थीं। परिवार के सदस्य बहुत खुश थे। उनमें से कुछ लोग खाना बना रहे थे तो कुछ बर्तन ठीक करने में व्यस्त थे। बीच बीच में कुछ ग्रामीण उन्हें बधाई देने के लिए चले आते थे। हुजी की मां जियाओ मेई मेहमानों का स्वागत करते हुए बड़ी मुस्कान के साथ खड़ी थी।
फूजी अपनी माँ के बगल में एक विजयी सेनापति की तरह अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था। उसका चेहरा खुशी और गर्व से भरा हुआ था। जू जेन ने ये लिनचेन को अपने साथ खींचकर अपने पास आने को कहा। बधाई हो शियाओमी, फूजी ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तुमने आखिरकार जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, जूजेन ने बधाई दी। हाँ, इस बार परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। हमें अभी भी नहीं पता कि कौन सा विश्वविद्यालय उसे स्वीकार करेगा, जियाओमेई ने विनम्रतापूर्वक कहा। किसी ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, जियोमेई तुम बहुत विनम्र हो। हर कोई जानता है कि इस साल के परीक्षा के पेपर पिछले सालों की तुलना में बहुत कठिन है। फूजी निश्चित रूप से अपने अंकों के साथ एक प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने जा रहा है। आपके बेटे हुजी ने अपना स्कोर कैसे चेक किया? क्या आप कृपया मेरे बच्चे का स्कोर भी चेक करने में मदद कर सकते हैं? मेरा भी। मेरे बेटे एरगो को पिछली परीक्षा के आधार पर 600 अंक मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। कई माता पिता उत्सुकता से अपने बच्चों के परीक्षा परिणाम के बारे में जानना चाहते थे। जू जेन ने ये लिनचेन को अपने साथ खींच लिया और वे चुपचाप पीछे हट गए। उन्होंने एक टेबल ढूंढी और बैठ गए। इस बीच दूर से एक खूबसूरत सिलहुट चलता हुआ दिखाई दिया। ये झांग यूनिक्सी थी। उसने आज एक कैजुअल स्पोर्ट्स टॉप और हल्के नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी। उसने बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, फिर भी वह चौंका देने वाली प्राकृतिक और सादी सुंदरता दिखा रही थी। युनशी, यहाँ आओ। कोने में 2 टेबल पर पहले से ही पूरी तरह से बैठे हुए लोग थे। ये स्पष्ट था कि वे सभी छात्र थे। झांग युनशी एक पल के लिए रुकी। उसकी नजर दृश्य से आगे बढ़ी और ये लिनचेन को ढूंढ लिया। ये लिनचेन को देखकर उसकी खूबसूरत आंखें एक पल के लिए चमक उठी। उसने 2 मेजों की तरफ हाथ हिलाया और फिर तेजी से ये लिनचेन के पास जाकर बैठ गई। ये लिनचेन, तुम कहाँ थी? मैंने तुमसे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली, झांग युनशी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, जैसे कि वह बड़बड़ा रही हो। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, ये लिनचेन ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। लाइब्रेरी, गेमिंग कैफे और जियाओ फेफी का विला भी था। वह हर दिन पूरी तरह से व्यस्त रहता था और परिणामस्वरूप वह ज्यादातर दिनों में घर पर नहीं होता था। मैंने उस दिन की घटना के लिए तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। मैं तुम्हें खाने पर आमंत्रित करने वाला था, झांग यूनिक्सी ने कहा। मुझे दावत देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप पहले भी मुझे भोजन पर आमंत्रित कर चुके हैं, ये लिनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अलग बात है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुमने पहले भी मदद की थी। उस मामले में तुमने मेरी 2 बार मदद की है। झांग यूनिक्सी ने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाली। क्या वे वहां तुम्हारे सहपाठी हैं? ये लिनचेन ने जिज्ञासा से कहा। वह उस समय उनकी आंखों में शत्रुता से भरी अनगिनत निगाहों को महसूस कर सकता था जब झांग यूनिक्सी उसके बगल में बैठी थी। ये सही है, फूजी मेरा सहपाठी है। उसने इस बार हमारी कक्षा के सभी छात्रों को आमंत्रित किया है, झांग यूनिक्सी ने समझाया। झांग युनशी ने चुपके से ये लिनचेन को ऊपर से नीचे तक नापा और पाया कि भले ही ये लिनचेन के रूप रंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार और दृढ़ लग रही थी। उसके पूरे शरीर से शक्ति का एक स्पष्ट भाव निकल रहा था जिससे उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसी समय 1 दर्जन जोड़ी आंखें झांग युनशी को घूर रही थी। झांग युनशी को ये लिनचेन के साथ बातचीत करते हुए देखकर उनकी निगाहें उदास हो गईं। अरे, वो लड़का कौन है? वो कौन है जो हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बैठा है? क्या ये हो सकता है कि वे बचपन के दोस्त हों? वह भी उतना आकर्षक नहीं दिखता। फूजी, इधर आओ। वह कौन है? फूजी ने ये लिनचेन की ओर देखा। उसके होठों के कोने तिरस्कारपूर्ण चाप में मुड़ गए। वह हमारे गांव का सबसे आलसी छात्र है। मैंने सुना है कि वह हर परीक्षा में अंतिम स्थान पर आता है। वह किस स्कूल से है? एक लंबा और विशाल सुंदर लड़का भौहें सिकोड़ते हुए बोला। रुगांव नंबर 3 हाई स्कूल। ये स्कूल आलसी छात्रों से भरा हुआ है जो हमारे नंबर 1 हाई स्कूल से भी नीचे है, फूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि पूरे नंबर 3 हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालयों में पहुंचने वाले छात्रों की कुल संख्या हमारी एक कक्षा से भी कम है। हाँ, ये आलसी छात्र हमारी दुनिया में नहीं रह पाएंगे। वह कभी भी यूनिक्सी के लिए और अधिक लालच नहीं कर पाएगा, लंबा और विशाल सुंदर लड़का बोला। फिर वह झांग यूनिक्सी की दिशा में चलने लगा। बाकी छात्र भी एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और फिर जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। चू हाओ रुगांव नंबर 1 हाई स्कूल में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। झांग यूनिक्सी के साथ मिलकर उसे स्कूल का गोल्डन बॉय और ज़ैड गर्ल के रूप में जाना जाता था। परीक्षाओं के दौरान उनमें से कोई भी पूरे स्कूल में प्रथम आता था। इसके अलावा चू हाओ एक बहुत अमीर परिवार से था। उसके परिवार के पास एक छोटी सी फैक्ट्री थी। झांग यूनिक्सी के प्यार को पाने का उसका इरादा बिल्कुल भी गुप्त नहीं था। अध्याय 18 जांच बिंदु। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद युंगसी। चू हाओ ने आगे बढ़कर झांग युंगसी के पास जाकर बैठ गया। दोनों टेबलों पर बैठे बाकी छात्र भी उनके साथ बैठ गए। चू हाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? झांग युनशी ने पूछा। हम सभी सहपाठी हैं। चूंकि यहाँ तुम्हारा एक दोस्त बैठा है, इसलिए हमें एक दूसरे से परिचित हो जाना चाहिए। चू हाओ ने हंसते हुए ये लिनचेन की ओर देखा और पूछा, ये है? झांग युनशी ने परिचय देते हुए कहा, उसका नाम ये लिनचेन है और वह मेरा दोस्त है। आपका दोस्त परिचित नहीं लगता, वह हमारे नंबर 1 हाई स्कूल से नहीं है ना? चू हाओ ने पूछा। मैं नंबर 3 हाई स्कूल से हूँ, ये लिनचेन ने स्पष्ट रूप से कहा। तो ये पता चला कि आप नंबर 3 हाई स्कूल के शीर्ष स्कोरर हैं। मुझे आपको न पहचान पाने के लिए माफ करें। चू हाओ ने शीर्ष स्कोरर शब्द पर जोर दिया और फिर बोलना जारी रखा। मैंने सुना है कि नंबर 3 हाई स्कूल में सभी तरह के छात्रों के साथ काफी अव्यवस्था है। इतने सालों से रुगांव शहर में रहने के बावजूद मैं कभी वहां नहीं गया। मुझे बुरा लग रहा है। यह एक अव्यवस्थित जगह है। मैंने सुना है कि नंबर 3 हाई स्कूल के आधे छात्र गुंडे हैं, किसी ने कहा। ये लिनचेन ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन वह भी बातचीत में शामिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये नए लोग दोस्ताना संबंध नहीं रखते थे। सच कहें तो नंबर 3 हाई स्कूल ने खराब शैक्षणिक प्रदर्शन वाले सुस्त छात्रों को दाखिला दिया। ये कहा जा सकता है कि इस स्कूल के छात्रों को शैक्षणिक रूप से छोड़ दिया गया था। अधिकांश छात्र हाई स्कूल से स्नातक होने तक सिर्फ आलसी बने रहे। युनशी और मैं नानकिंग विश्वविद्यालय में आवेदन करने जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करने जा रहे हैं? चू हाओ ने पूछा।
समय आने पर मैं देखूंगा कि कौन सा विश्वविद्यालय मेरे लिए उपयुक्त है, ये लिनचेन ने शांति से कहा। हे, ऐसा लगता है कि तुम अपने परीक्षा परिणामों को लेकर बहुत आश्वस्त हो। चू हाओ ये लिनचेन के अभिमानी आत्मविश्वास से चकित था, क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी पसंद के किसी भी विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकता है। चू हाओ खुद को मजाकिया अंदाज में कहने से नहीं रोक पाया, तुम आम दिनों में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते होंगे क्योंकि तुम इतने आश्वस्त हो। बहुत बढ़िया मेरे सेल्स। वह नंबर 3 हाई स्कूल में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध छात्र माना जाता है। वह लगभग हर परीक्षा में अंतिम स्थान पर आता था। फूजी आगे आया और बोला, इसके अलावा मैंने उसके साथ एक ही हॉल में परीक्षा दी थी। उसने किसी भी विषय की परीक्षा पूरी करने में 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगाया था। वह परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएगा? वाह, सभी ने ये लिनचेन की ओर घृणा से देखा और महसूस किया कि उसने इनकार करने की भी जहमत नहीं उठाई। चाहे उसे सवालों के जवाब देने का तरीका पता हो या नहीं, उसे कम से कम परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए था। यह स्पष्ट था कि ये लिनचेन गैर जिम्मेदार था और उसने पहले ही हार मान ली थी। चूंकि यह मामला था, इसलिए ये लिनचेन में अभी भी शांत रहने की हिम्मत थी। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, जबकि ज़ू जेन असहज और शर्मिंदा दिख रहा था। हाँ, प्रभावशाली। मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, जबकि मेरी इच्छा एक टियर 1 विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त करने की है। भाई ये को भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। चू हाओ जोर से हंसा। उसने उदारतापूर्वक कहा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ये तब भी नौकरी की तलाश कर सकते हैं जब आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश न मिले। मेरे चाचा के पास एक गराज है, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। आप वहाँ प्रशिक्षु बन सकते हैं और परिवीक्षा के बाद 5000 RMB प्रति माह कमा सकते हैं। वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति हैरान था। उन्होंने अचानक चू हाओ को देखने का नजरिया बदल दिया। वे खुद को रोक नहीं पाए और ऐसा महसूस करने लगे कि वे उसका पक्ष लेना चाहते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। इस पूरे गांव में बहुत कम लोग 5000 RMB महीने कमा पाते हैं। इसके अलावा इतना कमाने के लिए उन्हें पूरे साल कहीं और काम करना होगा। चू हाओ का प्रस्ताव स्वर्ग से गिरे मुफ्त भोजन जैसा आकर्षक था। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेजने के पीछे क्या कारण था? क्या इसका उद्देश्य उनके बच्चों को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना नहीं था? इतना आकर्षक प्रस्ताव मिलने के बावजूद ये लिनचेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं समझता हूं कि तुम एक घमंडी आदमी हो। यह मेरे चाचा का व्यवसाय कार्ड है। जब तुम होश में आओगे तो तुम उन्हें फोन कर सकते हो। चू हाओ ने उसे एक व्यवसाय कार्ड दिया। मेरे चाचा का गैराज बहुत बड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका प्रस्ताव तुम्हारे लिए पर्याप्त आकर्षक न हो? कई विश्वविद्यालय स्नातक होने के बाद उनसे नौकरी की तलाश करते हैं। ये लिनचेन ने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। हालांकि उसके पीछे से किसी ने हाथ बढ़ाया और तेजी से काम को आगे बढ़ाया। यह एक महिला थी जो एक हटे कट्टे लड़के को ले जा रही थी। बिजनेस कार्ड मिलने के बाद वह मुस्कुरा रही थी। बॉस, यह मेरा बेटा दानियू है। वह नंबर 3 हाई स्कूल से है और वह एक मेहनती व्यक्ति है। कृपया देखिए कि क्या आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। चू हाओ ने गर्व से ये लिनचेन को देखा। चूंकि किसी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से आपके बेटे को ले सकते हैं। आप सभी यूनिक्सी के साथी ग्रामीण हैं, इसलिए हम सभी दोस्त हैं। मैं निश्चित रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद बॉस। महिला फूल की तरह चमकीली मुस्कुराए। फिर उसने जू जेन से कहा, बहन जेन, आपके बेटे की इतनी कीमती पेशकश को अस्वीकार करने की इच्छा के लिए धन्यवाद, ताकि मैं इसे प्राप्त कर सकूं। जू जेन कड़वी मुस्कान के साथ बोली। इसके बाद दावत परोसी गई। हालांकि ये स्पष्ट था कि चू हाओ बातचीत का केंद्र बिंदु बन गया था। हर एक व्यक्ति निजी तौर पर उसके बारे में चर्चा कर रहा था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे उससे दोस्ती करें। दानियू, जाओ और बॉस के लिए टोस्ट बनाओ। महिला ने अपने बेटे से कहा, आपसे उनके स्थान पर अच्छा काम करना, ठीक है? हम सब दोस्त हैं। आपका स्वागत है, चू हाओ ने हंसते हुए कहा। झांग युनशी की मां ने उसकी आस्तीन खींची और धीरे से कहा, युनशी, अब से ये लिनचेन से अपनी दूरी बनाए रखना। नंबर 3 हाई स्कूल का गुंडा जीवन में क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि चू हाओ काफी प्रभावशाली है। वह एक अच्छा दिखने वाला युवक है जो बहुत भरोसेमंद है। वह इतनी कम उम्र में इतना सफल है। माँ, लिनचेन कोई गुंडा नहीं है। उसने कई बार मेरी मदद की है, झांग युनशी ने कहा। तुम जैसी जवान लड़की को क्या पता? वह बहुत बेशर्म है। वह एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, भले ही वह गुंडा न हो। उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, ठीक है? ... ये लिनचेन ने देखा कि जू जेन को भूख नहीं लग रही थी। उसने चॉपस्टिक से उसके लिए कुछ खाना उठाया। माँ, खा लो। तुम्हें खाना चाहिए, माँ को भूख नहीं है। ये स्पष्ट था कि जू जेन को भूख नहीं थी। उसने लगभग अपनी चॉपस्टिक्स ही नहीं उठाई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह जल्द से जल्द वहां से जाने की योजना बना रही हो। माँ, मैं इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने जा रहा हूँ। इसकी चिंता मत करो, ये लिनचेन ने अपनी माँ को आश्वस्त किया। हालांकि ये स्पष्ट था कि जू जेन को उस पर विश्वास नहीं था। वह किसी और की तुलना में ये लिनचेन के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में अधिक जानती थी। माँ, देखो। ये देखते हुए कि उसका आश्वासन बेअसर था, ये लिनचेन ने अपना फोन निकाला और अपना वीचैट ऐप चालू किया। उसने अपनी स्क्रीन पर 3000 RMB का बैलेंस दिखाया। ये वो पैसे हैं जो मैंने हाल ही में कमाए हैं। ये पैसा जियाओ फेफई के लिए उसके मसाज सेशन से कमाया गया था। भले ही उसकी कामुकता से उसे नाक से खून बह रहा हो, लेकिन ये लिनचेन एक पेशेवर के रूप में अपने मरीज का इलाज करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? जू जेन ने चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव लाते हुए घबराहट से पूछा। मैं इसे कमाता हूँ। ये निश्चित रूप से ईमानदारी से कमाया गया है। आपको वास्तव में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बेटा पहले से ही बड़ा लड़का है। मैं अब से अपना खर्च खुद उठा सकता हूँ, ये लिनचेन ने जू जेन से मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरा अच्छा बेटा है। जू जेन ने कोमल मात्र प्रेम से ये लिनचेन को देखा। माँ के लिए सिर्फ खाना मत लेते रहो, तुम्हें भी खाना चाहिए। बस। इस बीच चू हाओ का फोन जोर से कंपन करने लगा। हेलो पिताजी। बेटा, मैंने तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम की जांच करने के लिए किसी को नियुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ, इसे नोट कर लो। जरूर पिताजी। चीनी 120 अंक, गणित 140 अंक, अंग्रेजी 125 अंक, विज्ञान व्यापक क्षमता 275 अंक। आपका कुल स्कोर 660 अंक है।
हम ठीक है। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हूँ। मैं अब फोन रखता हूँ, ठीक है। वाह चू हाओ, तुम महान हो, तुम्हें 660 अंक मिले हैं। तुम्हें नानकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कोई समस्या नहीं होगी। सभी ने ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखा। ये कितनी बड़ी बर्बादी है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा नहीं कर पाया। मैंने सबसे बुनियादी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी गलती की, अन्यथा मैं अधिक सुरक्षित रहूंगा, चू हाओ ने आह भरते हुए कहा। हाँ, दिखावा करना बंद करो। नानकिंग विश्वविद्यालय के लिए कट ऑफ पॉइंट आमतौर पर लगभग 650 ही होता है। इस साल की परीक्षा कठिन है, इसलिए आपके स्कोर अच्छे हैं। चू हाओ, क्या तुम अपने पिता से कह सकते हो कि वह मेरी भी जांच कर ले? किसी ने उत्सुकता से पूछा। छोटी सी बात है, मुझे फोन करके अपना कैंडिडेट नंबर दे दो, चू हाओ ने लापरवाही से कहा। तुम्हारे पिता वाकई काबिल हैं। मेरा उम्मीदवार नंबर 1 तारांकन 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 है। मैं भी, कृपया मेरी जांच करने में मदद करें। उसके सहपाठियों के अलावा गांव के कुछ लोग भी उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे। वन हाओ, आपके कुल अंक 620 अंक हैं। बुरा नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया। हान यू, आपके कुल अंक 600 अंक हैं। आप किसी टियर 1 यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। जिन लोगों ने चू हाओ से उनकी जांच करने के लिए मदद मांगी, वे ज्यादा आत्मविश्वासी छात्र थे। ये तुरंत एक खुशनुमा माहौल में बदल गया। युनशी, क्या मैं भी जांच करने में तुम्हारी मदद करूं? चू हाओ ने झांग युनशी की ओर देखा। ओह, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। झांग युनशी थोड़ा हिचकिचा रही थी। वैसे भी हम कल पता लगा लेंगे। क्यों नहीं, जितनी जल्दी तुम जान लोगी उतना ही तुम सहज रहोगे। झांग युनशी की मां ने जल्दी से कहा, मेरी बेटी का उम्मीदवार नंबर 1 तारांकन 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 है। चीनी 130 अंक, गणित 125 अंक, अंग्रेजी 130 अंक, विज्ञान व्यापक क्षमता 269 अंक, कुल स्कोर 659 अंक है। युनशी, तुम अपने अंकों के आधार पर निश्चित रूप से नानकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकोगी। हम फिर से सहपाठी बनने जा रहे हैं, चू हाओ ने कहा। आखिरकार वह एक लड़की है। उसने गणित और विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। झांग युनशी की मां ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। गणित की परीक्षा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा आयोजित की जाती है। परिणामस्वरूप ये बहुत कठिन है। 125 अंक प्राप्त करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। चू हाओ ने बोलना जारी रखा, मेरे पिता ने कहा कि पूरे जिले में 200 से भी कम लोग हैं जो गणित में 130 अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। वाह चू हाओ, तुमने गणित में 140 अंक प्राप्त किए हैं। तुम अविश्वसनीय हो। ये सही है, मुझे यकीन है कि पूरे जिले में आपका स्कोर सबसे ज्यादा है। आपने ये कैसे किया? चू हाओ मुस्कुराया। सच में, गणित विभिन्न मॉडलों का पारस्परिक परिवर्तन है। आपको केवल सामान्य दिनों में अधिक अभ्यास करने और विभिन्न प्रकार के मॉडलों और सूत्रों से खुद को परिचित करने की आवश्यकता होगी ताकि ज्ञान का सही उपयोग करने की क्षमता हो। इस तरह से 140 अंक प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। जब उसने देखा कि ये लिंचेन को कोई चिंता नहीं है तो वह नाराज हो गया। उसने बोलना जारी रखा, मेरे स्कोर की तुलना में मुझे लगता है कि भाई का स्कोर और भी ज्यादा प्रभावशाली है। मैंने सुना है कि उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में वास्तव में 0 अंक प्राप्त किए हैं। सैकड़ों बहुविकल्पीय प्रश्नों में से एक भी सही उत्तर न दे पाना एक सच्चे गुरु की उपलब्धि है। भाई, ये क्यों ना मैं तुम्हें एक तरीका सिखाऊं। अगली बार अपनी उत्तर पुस्तिका जमीन पर रखकर उस पर अपने पैर से 2 बार ठोकर मारो। अपने पद चिन्हों के आकार के अनुसार उत्तर लिखो, शायद तुम ज्यादा अंक प्राप्त कर सकोगे। अपमान के बावजूद ये लिंचेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ये लिंचेन ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, क्या 140 अंक पाना बहुत प्रभावशाली है? आप अंतिम प्रश्न का उत्तर खाली छोड़कर भी ऐसा कर सकते हैं, है ना? इस समय उसकी शांत आवाज लोगों के कानों में खास तौर पर चुभ रही थी। सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। फिर उन्होंने अपनी नजर ये लिंचेन पर डाली जो अभी भी दावत का आनंद ले रहा था। क्या ये शब्द तुमने ही कहे थे? चू हाओ ने ऐसे पूछा जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। वह मैं हूँ। हे, मैं बस यही सोच रहा था कि ऐसे बेतुके शब्द कौन कह सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि यह आपके मुंह से आया। चू हाओ ने तिरस्कार में उपहास किया। केवल एक अज्ञानी व्यक्ति ही सोचेगा कि यह एक सरल मामला है। चू हाओ, तुम उसके जैसों से बहस क्यों करते हो? मुझे लगता है कि उसने पहले कभी गणित की परीक्षा में 50 अंक नहीं बनाए हैं। हुजी ने मजाक उड़ाया। झांग यूनिक्सी की मां ने झांग यूनिक्सी को बगल से खींचा। यूनिक्सी, तुमने भी देखा है, ये लिंचेन एक ऐसा लड़का है जो सोचने से ज्यादा तेज बोलने का आनंद लेता है। चू हाओ उसे नौकरी दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वह लगातार चू हाओ से झगड़ा कर रहा है। उसका स्वभाव खराब है। अच्छी बात यह है कि तुम जल्दी विश्वविद्यालय के लिए निकलने वाली हो। अब से उसके जैसे व्यक्ति के साथ संपर्क मत रखना, ठीक है? दूसरी तरफ जू जेन के बगल में एक महिला भी बैठी थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बहन जेन, आपका लड़का बहुत अहंकारी है। ये ठीक है कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है। समाज में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को अच्छे भावनात्मक गुण की आवश्यकता होती है। एक रईस उसके सामने है, फिर भी वह रईस को अपमानित करने की हिम्मत कर रहा है। मुझे उसके भविष्य की चिंता है। गांव वालों ने सिर हिलाकर नापसंदगी जताई। यह अफसोस की बात थी कि ये जिन एक डॉक्टर था जिसने लोगों की जान बचाई थी और पूरे गांव में उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। ये कितनी बड़ी बर्बादी थी कि उसके बेटे ने उसकी तरह व्यवहार नहीं किया। उसने अपने बेटे को इस तरह कैसे पाला? शायद उसका बेटा भविष्य में परिवार के लिए और भी शर्मिंदगी का कारण बने। चू हाओ, शायद ये लिंचेन परीक्षा में बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि उसमें ऐसे साहसिक शब्द बोलने का साहस है। क्यों न तुम भी उसके अंक जांचने में मेरी मदद करो? हुजी ने सुझाव दिया। अच्छा विचार है। चू हाओ ने सिर हिलाया। ये लिंचेन, मुझे अपना उम्मीदवार नंबर बताओ। तुम्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल खुद ही पता लगा लूंगा। ये लिंचेन ने अपना सिर हिलाया और पाया कि वह उब रहा था। माँ, चलो घर चलते हैं। उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गांव वालों की नजरों में कायरतापूर्वक भाग रहा था। उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हम बस थोड़ी देर के लिए उसका रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं। हुजी ने ठहाका लगाया। मैंने परीक्षा हॉल में सुविधाजनक तरीके से ये लिंचेन के उम्मीदवार नंबर की तस्वीर ले ली। चूंकि वह हमें नहीं बताएगा, इसलिए हम उसे जांचने में मदद करेंगे। अध्याय 19। विद्यार्थी, ये कौन है? अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद, संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जब जू जेन ने सुना कि वे ये लिंचेन के नतीजों की जांच करने वाले हैं तो उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया।
उसके हाथ कसकर बंद थे और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। ये लिनचेन ने भी अपनी हरकतें रोक दी। वह चुपचाप बगल से घटना को देख रहा था। ये लिनचेन का उम्मीदवार नंबर 1 तारांकन 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 है। फूजी ने ये लिनचेन का उम्मीदवार नंबर धीरे से पढ़ा। चूहाव ने एक नंबर डायल किया। हेलो डैड, मेरा एक और दोस्त है, क्या आप कृपया उसका रिजल्ट देखने में मदद कर सकते हैं? जरूर, कोई बात नहीं। हालांकि चूहाव ने इस बार बहुत देर तक इंतजार किया। फोन कॉल के दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसे कुछ अस्पष्ट शोर और उत्साहपूर्ण आवाजें सुनाई दे रही थी। पिताजी, क्या आपको मिल गया? चूहाव पूछे बिना नहीं रह सका। आसपास के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जू जेन की हथेलियां पहले से ही पसीने से तर थीं। हालांकि वह अपने बेटे के शैक्षणिक प्रदर्शन से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन वह हमेशा एक अभिभावक के रूप में अपने बेटे के लिए चमत्कार होने की उम्मीद करती थी। रुको रुको, शिक्षा मंत्रालय के लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। वे कुछ चर्चा कर रहे हैं, चूहाव के पिता ने कहा। 1 मिनट बाद उसके पिता की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। जब उन्होंने कहा, बेटा तुम सब कहाँ हो? मत जाओ, शिक्षा ब्यूरो के निदेशक व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए आने वाले हैं और तुम्हारे स्कूल के प्रधानाध्यापक भी। क्या? चूहाव की सांसें तेज हो गईं। उसने आसपास के लोगों को देखा जो उसके आसपास भी बहुत उत्साहित थे। उसने उत्सुकता से कहा, हम रुगाव शहर के तावलिन गांव में हैं। रुको, मैं तुम्हें अपना स्थान बताता हूँ। जरूर, मत जाओ, बाद में अच्छा व्यवहार करना याद रखना। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। चूहाव के पिता ने बात खत्म होते ही फोन काट दिया। चूहाव, मैंने सुना है कि हेडमास्टर और शिक्षा ब्यूरो के लोग आ रहे हैं। क्या ये सच है? किसी ने अविश्वास से पूछा। चूहाव भी इसी तरह बहुत उत्साहित था। उसका चेहरा लाल हो गया। ये निश्चित रूप से हो रहा है। वे पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। बहुत खूब। वे सचमुच आ रहे थे। सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। वे एक के बाद एक भाग दौड़ करने लगे। वे सभी इस गांव के ग्रामीण थे। भले ही आज कारों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, लेकिन बहुत से ग्रामीण कभी गांव से बाहर नहीं गए थे। शिक्षा ब्यूरो के निदेशक और प्रधानाध्यापक निश्चित रूप से इन ग्रामीणों के लिए उच्च पदस्थ अधिकारी माने जाते थे। वे ऐसे लोग थे जो केवल टेलीविजन शो में ही मौजूद थे। नहीं, मुझे घर जाकर अच्छे कपड़े पहनने हैं। मैं भी। मेरे पास कुछ खुले में घूमने वाली सेज मुर्गियां हैं। क्या मैं उन्हें पकड़कर यहाँ ले आऊं? जल्दी ही यह खबर गांव के मुखिया के कानों तक पहुंच गई। गांव का मुखिया लगभग 60 साल का था, लेकिन वह अभी भी स्वस्थ और ऊर्जावान था। वह लंबे लंबे कदमों से दौड़ा और व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने लगा। सब लोग घबराए नहीं। यह अच्छी बात है कि डायरेक्टर हमारे गांव में आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उनके आगमन का स्वागत करने के लिए एक बैनर लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें डायरेक्टर पर एक अच्छी छाप छोड़नी चाहिए। किसी के द्वारा व्यवस्था किए जाने से उनकी कार्यकुशलता में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ और प्रगति हुई। उन्होंने अभी तक तुम्हें तुम्हारा परिणाम भी नहीं बताया है। जू जेन को बुरा लगने लगा। शिक्षा ब्यूरो के लोगों की तुलना में ये लिनचेन के नतीजे बहुत मामूली लग रहे थे। अब किसी ने इस बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई। चूहाव, क्या तुम्हें पता है कि शिक्षा ब्यूरो के निदेशक यहाँ क्यों आ रहे हैं? किसी ने जिज्ञासा से पूछा। चूहाव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने जल्द ही कहा, मेरा अनुमान है कि यह निश्चित रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणामों से संबंधित है। आखिरकार जब हम परिणामों के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा था। चूहाव ने भीड़ को स्वीकृति में सिर हिलाते हुए देखकर मुस्कुराया। मैंने आप में से बहुतों को अपने परिणाम पहले ही देखने में मदद की है। सबसे खराब परिणाम वाले लोग प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में आवेदन करने के पात्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से कुछ ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। हम में से 5 ने 640 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिक्षा ब्यूरो हम पर ध्यान दे रहा है। मुझे लगभग यकीन है कि वे हमें बधाई देंगे। यंग मास्टर चू का विश्लेषण बिल्कुल सही है। फूजी ने बोलना जारी रखा, हालांकि हमारा स्कोर उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यंग मास्टर चू के परिणाम है जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा लाने में सक्षम है। ये सही है, 660 अंक। मुझे यकीन है कि आप पूरे स्कूल में पहले 15वें स्थान पर हैं। इसके अलावा झांग यूनिक्सी के 659 अंक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षा ब्यूरो के लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 20 मिनट बाद यूनशी, डायरेक्टर की कार पहले ही गांव में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हें जल्दी से आगे आना चाहिए। माँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ जीचेन के साथ बैठूंगी। झांग यूनशी ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या हो गया है मेरे बच्चे? तुमने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। डायरेक्टर तुम्हें बधाई देने आए हैं, इसलिए तुम्हें आगे आना चाहिए। जल्दी से मेरे साथ आओ। झांग यूनशी ने लिंग जिचेन को एक क्षमा प्रार्थी नजर से देखा, इससे पहले कि उसकी माँ उसे खींच कर ले जाती। कुछ ही देर बाद कारों के इंजन की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। 2 ब्यूक एमपीवी धीरे धीरे गांव में घुसी। प्रत्येक कार से 3 लोग उतरे। उनमें से 2 बूढ़े थे जिनके बाल सफेद थे और 4 अधेड़ उम्र के लोग पूरे सूट पहने हुए थे। उनमें से एक का चेहरा चौकोर था और उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। पापा, चूहाव ने अधेड़ उम्र के एक आदमी को आवाज दी। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में थोड़ी संकोच भरी नजर थी जब वह बाकी लोगों की तरफ देख रहा था। चूहाव, इधर आओ, ये तुम्हारे नंबर 1 हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराकर चूहाव की ओर हाथ हिलाया और फिर अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा, हेडमास्टर चैन, यह मेरा बेटा चूहाव है। उसने परीक्षा में 660 अंक प्राप्त किए हैं। ये बहुत प्रभावशाली है। मिस्टर चू अपने बच्चों की परवरिश ठीक से करते हैं। हेडमास्टर चेन ने चूहाव की तरफ देखकर दयालुता से मुस्कुराया। अच्छा काम करते रहो और भविष्य में देश की रीढ़ बनने का प्रयास करो। चिंता मत करो हेडमास्टर चेन, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। चूहाव ने ऊंची आवाज में कहा, जैसे कि उसे चिकन के खून का इंजेक्शन दिया गया हो। झांग यूनशी कौन है? हेडमास्टर चेन ने पूछा। झांग यूनिक्सी की मां ने तुरंत कहा, वह मेरी बेटी है। फिर उसने झांग यूनिक्सी को आगे आने के लिए खींचा। इतने उच्च अंक प्राप्त करना वास्तव में कोई आसान उपलब्धि नहीं है। बहुत बढ़िया। हेडमास्टर चेन मुस्कुराए और फिर उन्होंने वहां मौजूद कई छात्रों की ओर देखा। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच चश्मा पहने अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि स्टूडेंट ही कौन है?
छात्र हाँ, लोग एक दूसरे को देखकर भ्रमित भाव से खड़े थे। चू हाओ ने ऊंची आवाज में कहा, क्या हमारी कक्षा में कोई ऐसा है जिसका उपनाम ये है? कृपया आगे आइए। यह आपकी कक्षा से संबंधित नहीं है। वह हमारे नंबर 3 हाई स्कूल का छात्र है। क्या छात्र ये लिनचेन यहाँ है? ये स्पष्ट था कि दूसरा बूढ़ा आदमी उत्सुक था। ये लिनचेन। लोग अपने शरीर को एक तरफ मोड़ने से नहीं रोक सके और एक कोने में एक साथ बैठे माँ और बेटे की ओर देखने लगे। बूढ़ा आदमी तेज कदमों से उसके पास आया और बोला, तुम ये लिनचेन हो? वह मैं हूँ। मैं नंबर 3 हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ, शिवरैन। बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से ये लिनचेन से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। हेडमास्टर शी, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये लिनचेन शांत और संयमित भाव से खड़ा हुआ। अगर यह अतीत होता तो वह निश्चित रूप से बाकी छात्रों की तुलना में कहीं ज्यादा उत्साहित हो जाता। हालांकि अब उसे जीनियस सिस्टम का वरदान मिल चुका था। इसके अलावा वह मशहूर गेम स्ट्रीमर्स के साथ गेम खेलने में सक्षम था, मशहूर हस्तियों को स्किन टू स्किन मसाज दे सकता था और उसके हजारों प्रशंसक थे। उसका आत्मा उन्मुखीकरण पहले ही बदल चुका था। रुगाव हाई स्कूल के हेडमास्टर अब उसे तनाव नहीं दे सकते थे। अच्छा। हेडमास्टर शी ने लगातार 3 बार अच्छा शब्द कहा। ये लिनचेन को देखते ही उनकी नजर और भी ज्यादा प्रशंसा से भर गई। तुम इतनी कम उम्र में शांत रहने में सक्षम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पूरे प्रांत में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले छात्र हो। मैं नंबर 3 हाई स्कूल की ओर से पूरे स्कूल को सम्मानित करने के आपके प्रयास के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर हेडमास्टर शी ने ये लिनचेन को प्रणाम किया। स्वर्ग से आशीर्वाद के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि नंबर 3 हाई स्कूल आलसी छात्रों के लिए एक एकाग्रता शिविर की तरह था। प्रांतीय शीर्ष स्कोर को तो छोड़िए, हेडमास्टर शी अपने स्कूल से शहर के शीर्ष स्कोर के लिए जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी भी करते थे। ये लिनचेन उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। हेडमास्टर शी को जब इस मामले के बारे में पता चला तो वह उत्साह से लगभग बेहोश हो गए। हेडमास्टर शी, मैं ऐसी तारीफों के लायक नहीं हूँ। ये लिनचेन ने तुरंत जवाब में न तो विनम्र और न ही अभिमानी तरीके से झुककर जवाब दिया। वह एक प्रांतीय शीर्ष स्कोर था। घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था कि वे घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। उनके मुंह खुले रह गए जबकि उनके दिमाग खाली स्लेट की तरह थे। शुजिन शुरू में थोड़ा चिंतित महसूस कर रही थी। हालांकि जब उसने प्रांतीय शीर्ष स्कोर शब्द सुना तो उसका पूरा व्यक्तित्व सदमे, उत्साह, चिंता और अविश्वास से भर गया। क्या मेरा बेटा वास्तव में प्रांतीय शीर्ष स्कोर है? बिल्कुल सही, आपका बेटा प्रांत में सबसे ज्यादा अंक लाने वाला खिलाड़ी है। आप एक बेहतरीन माँ है जो इतने बेहतरीन बच्चे को तैयार करने में सक्षम है। हेडमास्टर शी ने सिर हिलाया और फिर कहा, मैं स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसे बेहतरीन बच्चे को तैयार करने की आपकी क्षमता के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जू जेन ने अपना मुंह ढक लिया और लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों का सामना किया। फिर उसने एक बार फिर अपने बेटे की तरफ देखा और उसे लगा जैसे वह किसी सपने में थी। क्षणिक झटके के बाद चू हाओ ने अपना सिर हिलाया और गहरी गर्जना की, यह संभव है। वह संभवतः प्रांतीय शीर्ष स्कोर कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरी बातों पर संदेह कर रहे हो? हेडमास्टर शी ने भौहें सिकोड़ी और एक हेडमास्टर की दबंगई दिखाई। उसने चू हाओ को अप्रिय तरीके से देखा। वह पूरे स्कूल की हर परीक्षा में अंतिम स्थान पर आता है। वह कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं में इतना अच्छा कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल अतार्किक है, चू हाओ ने कहा। सच में छात्र ये हमेशा तीसरी मौ परीक्षा से पहले अपनी क्षमताओं को छुपाता रहा है। तीसरी मौ परीक्षा के बाद उसने खुद को उजागर किया और अपनी चौंकाने वाली क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हेडमास्टर शी ने धीरे से कहा, इसके बारे में सोचो। आप में से कौन सैकड़ों बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाने पर सभी सही उत्तरों को पूरी तरह से टालने में सक्षम है? लोग अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। छात्र ये ऐसा कर सकता है? हेडमास्टर शी ने गूंजते हुए स्वर में कहा, वह ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके। छात्र ये स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा है, फिर भी वह खुद को छिपाने में सक्षम है। वह उन चीजों को सहन करता है जो दूसरे नहीं कर सकते। यह मेरे नंबर 3 हाई स्कूल का सम्मान है कि वह आप जैसा छात्र पैदा कर पाया है। हेडमास्टर शी बहुत उत्साहित थे। वह चाहता था कि वह स्वर्ग तक ये लिनचेन की प्रशंसा कर सके। मैं शिक्षा ब्यूरो के उपनिदेशक जी चाओ हूँ। चश्मा पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी धीरे धीरे आगे आया। उसने ये लिनचेन को प्यार से मुस्कुराते हुए देखा। छात्र ये लिनचेन, आपने चीनी के लिए 145 अंक, गणित के लिए 145 अंक, अंग्रेजी के लिए 145 अंक, विज्ञान व्यापक क्षमता के लिए 295 अंक प्राप्त किए हैं। आपका कुल स्कोर 725 अंक है। उसने जल्दी से ये लिनचेन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। छात्र ये बधाई हो। स्कोर इतना चौंकाने वाला था कि दृश्य में मौजूद हर कोई ठंडी सांस लेने लगा। चू हाओ भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उसका मूल अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और बेरहमी से कुचल दिया गया था। दूसरी ओर झांग यूनिक्सी उत्साह से लाल हो गई थी। उसने ये लिनचेन के लिए ताली बजाई। चूंकि शिक्षा ब्यूरो ने आगे आकर इसकी घोषणा की थी तो ये लिनचेन का स्कोर निश्चित रूप से वास्तविक था। छात्र ये हर विषय से केवल 5 अंक काटे जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप इसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं। हेडमास्टर शी ने मुस्कुराते हुए ये लिनचेन को देखा। ये बहुत आसान है, मुझे बस प्रत्येक विषय के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने से बचना है। ये लिनचेन के जवाब ने सभी को भौंचक्का कर दिया। उन्हें उसके पहले कहे गए शब्द याद आ गए जिन्हें उन्होंने पहले मजाक समझा था। हालांकि अब वे इसके बावजूद हंस नहीं पा रहे थे। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की बातें न समझ पाना तो ठीक था, लेकिन उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों एक ही स्तर के नहीं थे। हे हमारे रुगाव शहर को प्रांतीय शीर्ष स्कोर दिए हुए 5 साल हो चुके हैं। छात्र ये लिनचेन, हमारे शहर को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। उपनिदेशक जी ने मुस्कुराते हुए ये लिनचेन से कहा। भले ही परिणामों को सारणीबद्ध करने का सांख्यिकीय कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में भी ये लिनचेन का स्कोर प्रांत में निश्चित रूप से प्रथम है। जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तो मैं अपने वरिष्ठ से उसे 5,000 RMB की छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करने के लिए आवेदन करूंगा। अन्य झूठे शीर्षकों की तुलना में ये स्पष्ट था कि छात्रवृत्ति एक अधिक यथार्थवादी विचार था। ग्रामीणों के चेहरों पर ईर्ष्या लगभग छलक रही थी। किसी और का बेटा वाकई कमाल है। अध्याय 20, राजधानी शहर में आ रहा हूँ। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद, संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। इसके बाद शिक्षा ब्यूरो के नेताओं ने लोगों के साथ कुछ अप्रासंगिक बातचीत की और फिर कार में बैठकर चले गए। पूरा दृश्य मौत जैसा सन्नाटा था। बहुत से गांव वाले ये लिनचेन और उसकी मां की ओर देख रहे थे।
उनके चेहरे पर अजीबोगरीब और ईर्ष्या का मिश्रण था। आश्चर्य की बात यह थी कि इस समय कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अब तक तो किसी मूर्ख को पता चल गया होगा कि शिक्षा ब्यूरो के लोग केवल प्रांतीय शीर्ष स्कोरर ये लिनचेन के कारण ही यहाँ आए थे। यह अजीब बात थी कि चूरान में अभी भी वह आत्मा अभिमानी अनुमान लगाने का साहस था। उसके परिणाम की तुलना ये लिनचेन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। माँ चलो चले, ये लिनचेन ने एक बार फिर कहा। मैं आपके पिता को जल्द से जल्द इस खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। जू जेन ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आवाज में असाधारण उत्साह था। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और चुपके से अपनी आंखों के कोनों में से आंसू पोंछे। वे दोनों धीरे धीरे चले गए। ये लिनचेन एक पल के लिए रुक गया जब वह चू हाओ के पास गया। उन्होंने शांति से कहा, आपके चाचा का गैराज मुझे सचमुच नौकरी पर रखने में समर्थ नहीं है। चू हाओ के हाव भाव से उसकी अस्थिर भावनाएं झलक रही थीं। शर्म से उसके गाल गर्म हो रहे थे। उनके चाचा के गैराज में ऐसी कौन सी खूबी या योग्यता थी कि उन्होंने एक प्रांतीय शीर्ष स्कोरर को नौकरी पर रखा। जैसे ही वे वहां से निकले, जू जेन ने उत्सुकता से कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। हेलो, ये जिनकी आवाज फोन पर गूंजती हुई सुनाई दी। हमें लिनचेन के नतीजे पहले ही मिल चुके हैं। जू जेन की आवाज भी कांप रही थी। कॉल के दूसरे छोर पर आवाज काफी देर तक शांत रही। ये जिन ने जबरदस्ती शांत होकर कहा, मुझे लगा कि हमें कल ही पता चलेगा। एक छात्र ने रात के खाने के दौरान इसका पता लगाने के लिए किसी से मदद मांगी। ये जिन को जू जेन की आवाज से पता चल गया कि वह अपने आंसू रोक रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिल घाटी की तलहटी में डूब गया है, जबकि उसे शुरू में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। उसने कर्कश आवाज में कहा, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन मूल रूप से हमारी उम्मीदों के भीतर है। ये कहते हुए वह एक पल के लिए रुक गया। वह अपनी जिज्ञासा को दबा पाने में असमर्थ था, इसलिए उसने आखिरी उम्मीद के साथ पूछना जारी रखा, तो उसका स्कोर क्या है? उनके भाषण का लहजा इतना गंभीर था मानो वे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। लिनचेन ने 725 अंक बनाए। 725 अंक स्कोर। ये जिन तुरंत स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि अगले ही पल उसकी पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं जबकि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने लगभग कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने शायद पहले गलत सुना होगा। फिर कितने अंक? 725 अंक। लिनचेन प्रांत की शीर्ष स्कोरर है। जू जेन के चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह उन्हें रोकने का पूरा नियंत्रण खो बैठी। वह खुशी के आंसू रो पड़ी और अपने बच्चे से बड़ी उम्मीदें रखने लगी। क्या स्कोर की जांच और पुष्टि हो गई है? ये जिन पूछे बिना नहीं रह सका। शिक्षा ब्यूरो के लोग पहले ही हमसे मिलने आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वे लिनचेन को 5000 आरएमबी की छात्रवृत्ति दे रहे हैं। जू जेन ने अपने पति को आज हुई घटनाओं के बारे में बताया। अच्छा। ये जिन उत्साह से पहले से ही अवाक था। उसने कुछ देर तक अप्रासंगिक बातें की, फिर कहा, मैं अब घर आ रहा हूँ। घर में ये जिन और ये लिनचेन विपरीत दिशाओं में बैठे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये लिनचेन का अपने पिता को इतने करीब से देखने का वर्षों बाद पहला मौका था। उसके पिता की आंखों की कोठरियां थोड़ी धसी हुई थीं। उनकी आंखों के कोनों के चारों ओर पहले से ही 3 से 5 कौवा के पैर के निशान थे। ये लिनचेन की यादों में उनकी अतुलनीय रूप से चमकदार आंखें पहले से ही गुजरते समय और जीवन के निशानों से ढकी हुई थीं। बेटा, ये जिन वैसे ही ये लिनचेन को देख रहा था। उसके पास कहने के लिए हजारों हजार शब्द थे, लेकिन आखिर में उसने कहा, तुम बड़े हो गए हो। तुम सब बड़े हो गए हो, जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये लिनचेन की आंखों में आंसू भर आए थे, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखों को अपने हाथों से रगड़ा। पिताजी, अब से आपको और माँ को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जिन की आंखें भी आंसुओं से नम हो गईं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर आज हम पिता और पुत्र की तरह रात भर शराब पिएंगे। एक डॉक्टर के रूप में ये जिन आम दिनों में शराब नहीं पीते थे। हालांकि उन्होंने आज एक अपवाद बनाया और जू जेन को अपने संग्रह में से शराब की 2 बोतलें खरीदने को कहा। लिनचेन अभी भी बच्चा है। एक पिता अपने बेटे को शराब पीने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? जू जेन ने शिकायत की। पिता और पुत्र एक दूसरे की आंखों में देखते हुए हंसने लगे। सबसे अच्छी बात अनकही रह गई। उस रात पिता ये जिन और बेटे ये लिनचेन ने कई बातों पर बात की और खूब शराब पी। ये जिन ने एक वाक्य सबसे ज्यादा बोला, जो था, लिनचेन, बढ़िया काम किया। तुम वाकई मेरे बेटे हो। हाँ। दावत खत्म ही हुई थी कि ये जिन नशे में चूर होकर सो गया। दूसरी ओर ये लिनचेन की शराब सहन करने की क्षमता तुरंत 70% तक बढ़ गई थी। ये लिनचेन ने मन ही मन सोचा कि भविष्य में उसके लिए नशा करना कितना मुश्किल होगा। ये लिनचेन पहले की तरह ही शांत था। उसने ये जिन को कमरे में जाने में मदद की और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन ये जिन ने सुबह देर होने पर ही नींद भरी आंखें खोली। जिस क्षण वह जागा, वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। वह टेलीफोन मशीन के सामने सीधा बैठ गया और कलम और कागज उठाकर युद्ध की तैयारी में खड़ा हो गया। हालांकि उन्हें जू जेन से ये लिनचेन किस्को के बारे में पता चला था, लेकिन फिर भी वे चिंतित थे क्योंकि परिणाम अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ था। उसने इसको चेक करने के लिए टेलीफोन नंबर और ये लिनचेन के उम्मीदवार का नंबर अपने दिमाग में अच्छी तरह याद कर लिया था। उसने कांपते हाथों से दिए गए निर्देशों के अनुसार बटन दबाए। नमस्ते, आपका स्कोर है। घोषित किए गए प्रत्येक विषय के साथ ये जिन ने अतुलनीय रूप से सतर्क और सावधानीपूर्वक तरीके से स्कोर पर ध्यान दिया। जब अंतिम विषय का परिणाम घोषित हुआ तो ये जिन ने कल जिन आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की थी, वे उसके चेहरे पर बहने लगे। फिर उसने उत्सुकता से अपना फोन उठाया। हेलो, ये दूसरे अंकल हैं, मैं ये जिन हूँ। मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया है। उसने 725 अंक बनाए हैं। इतना बुरा नहीं, बस इतना भाग्यशाली रहा कि वह प्रांतीय शीर्ष स्कोरर बन गया। हेलो, ये भाभी जी हैं, मैं ये जिन हूँ। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। मेरे बेटे ने 725 अंक प्राप्त किए हैं। हाँ, उसका परिणाम वाकई बुरा नहीं है। ... बाकी दिन ये जिन अपने रिश्तेदार सदस्यों के हर नंबर पर कॉल करने में व्यस्त रहा। वह बच्चों की तरह खुशी से हंसा। दूसरी ओर ये लिनचेन पहले ही लोंगबू एस्टेट में आ चुका था। आप कैपिटल सिटी 1 जा रहे हैं? ये लिनचेन ने आश्चर्य से कहा जब उसने जियो फेफी की रेशम जैसी त्वचा और शरीर की मालिश की। हम जियाओ फेफी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें बिल्ली के बच्चे की तरह बंद थीं। ये संकेत था कि वह ये लिनचेन की मालिश का आनंद ले रही थी। इसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और उत्सुकता से ये लिनचेन की ओर देखा।
मैंने हाल ही में एक मार्शल आर्ट टेलीविजन सीरीज प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं फिल्मांकन के लिए कैपिटल सिटी लौटने वाली हूँ। तुमने पहले कहा था कि मुझे ठीक होने से पहले आधे साल तक मालिश उपचार करवाना होगा। तुम मेरे साथ कैपिटल सिटी क्यों नहीं चलते? ये लिनचेन चुप था। बीजिंग चीन की राजधानी थी। यह एक समृद्ध और संपन्न शहर था जहां लोग शानदार जीवन जीते थे। शहर के आकर्षण ने अनगिनत लोगों को अंधा कर दिया और उन्हें इसके अस्तित्व के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। भले ही जियो फेफी ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, फिर भी ये लिनचेन निश्चित रूप से आवेदन कर सकता था और अपने उत्कृष्ट परिणामों के साथ सिन्हुआ विश्वविद्यालय या पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था। क्या आपके पास गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोई योजना है? जियो फेफी ने पूछा। इस समय कुछ नहीं, ये लिनचेन ने अपना सिर हिलाया। चूंकि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप बीजिंग की यात्रा के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं आपकी टूर गाइड बन सकती हूँ। जियो फेफी ने ये लिनचेन की ओर देखा और फिर उसने मोहक ढंग से बोलना जारी रखा। इसके अलावा मैं आपको वेतन भी दे रही हूँ। आप कब प्रस्थान करने वाले हैं? ये लिनचेन ने पूछा। जियाओ फेफी ने जवाब दिया, हम कल दोपहर को निकल रहे हैं। ये लिनचेन ने सिर हिलाया। उसे खुद को प्रतिबद्ध करने की कोई जल्दी नहीं थी। एक तरफ उसने पहले कभी अकेले इतनी दूर की यात्रा नहीं की थी। उसे झिझक हो रही थी कि क्या उसे यही रहना चाहिए और अपने माता पिता के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ वह शहर में जाना चाहता था जहां के लोग आलीशान जिंदगी जीते हैं। उसके बाद ही वह वहां विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता था। वह एक युवा स्वभाव का था और अब उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व करने का सही समय था। वह बुरी तरह से एक अलग जगह का अनुभव करना चाहता था। चिंता मत करो, राजधानी मेरा क्षेत्र है। मैं सुनिश्चित करूंगी कि वहां तुम्हें धमकाया न जाए, जियाओ फेफे ने अचानक एक बूढ़ी वरिष्ठ महिला की आवाज में कहा। ये कहने के बाद वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए। ये लिनचेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर आखिरकार उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मजदूरी कितनी है? जियाओ फेफे ने कहा। बहन लिन। ये लिनचेन ने घर लौटने के बाद अपने माता पिता से लंबी चर्चा की। फिर उसने अगले दिन प्रस्थान की तैयारी में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। माँ, मैं पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की योजना बना रही हूँ। राजधानी शहर पहुंचने के बाद नया सेमेस्टर शुरू होने पर मैं सीधे विश्वविद्यालय में दाखिला ले लूंगी, ये लिनचेन ने कहा। हम, जू जेन ने धीरे से जवाब दिया। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वो ये लिनचेन को उसका सामान पैक करने में मदद कर रही थी। ये जिन ने भी अपनी चुप्पी बनाए रखी। राजधानी शहर में मौसम शुष्क और बंजर है। मैंने सुना है कि अब सबसे शुष्क मौसम है। तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। जू जेन ने अपने बेटे को बताया। मैं इस हिस्से में तुम्हारे गर्मियों के कपड़े, बीच के हिस्से में शरद ऋतु के कपड़े और दूसरी तरफ कश्मीरी स्वेटर और कोट रख रही हूँ। अगर मौसम बहुत ठंडा हो जाए तो इन्हें पहन लेना। माँ, अभी मेरे लिए सर्दियों के कपड़े पैक करना बहुत जल्दी है। ये लिनचेन अवाक रह गया। मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल है। तुमने पहले कभी इतनी दूर यात्रा नहीं की है। इसके अलावा तुम इतने लंबे समय के लिए दूर जा रहे हो। पछताने से बेहतर है कि पहले से तैयार रहो, जू जेन ने कहा। वह अपने आंसू पोंछने से खुद को नहीं रोक पाए। आपका बेटा शहर जा रहा है, ये बहुत बढ़िया है, इसके बारे में रोना मत, ये जिन ने किनारे से कहा। जू जेन ने ये लिनचेन को सामान की जिप लगाने में मदद की और फिर दूसरी तरफ से एक पैकेट लेकर आए। मैंने यहाँ कुछ खाने का सामान रखा है। ये हमारे रुगाव शहर की स्थानीय उपज है। अगर यात्रा के दौरान आपको भूख लगे तो कुछ खा लें। अगर आपका सामान खत्म हो गया है और आपको और चाहिए तो माँ को मैसेज करें। माँ आपको डाक से भेज देंगी। इसके अलावा आपके खर्च के लिए भी कुछ पैसे हैं। आपके पिताजी अब से हर महीने आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसे जरूरी चीजों पर खर्च करें। जू जेन अचानक सामान्य से ज्यादा बोलने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके शब्द कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसने ये लिनचेन को ये बात याद दिलाई और बिना रुके उसे सलाह दी। माँ, मैं भी अपना पैसा कमा सकता हूँ। राजधानी में खर्च बहुत ज्यादा है। चिंता मत करो, माँ बाप के पास कुछ बचत है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये लिनचेन चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने अपने माता पिता की ओर देखा, उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। मुझे शिखर तक पहुंचना होगा और उच्च सम्मान के साथ गांव लौटना होगा। लिनचेन, तुम्हें कैपिटल सिटी में काम करने के लिए भेजा गया है क्योंकि तुम्हारे प्रयास को महत्व दिया जाता है। काम में अधिक प्रयास करना सुनिश्चित करो। ये लिनचेन के जाने से पहले ये जिन ने अंततः अपनी सलाह दी। ये लिनचेन ने सिर हिलाया। फिर उसने एक बार फिर अपना सिर घुमाया और अपने माता पिता की ओर देखा। फिर वह पलटा और कार में बैठ गया। बेटा, अपना ख्याल रखना, याद रखना। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए और मदद की जरूरत हो तो घर पर फोन करना। जू जेन खुद को कुछ कदम आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। ये लिनचेन ने बिना पीछे मुड़े धीरे से उत्तर दिया। कार धीरे धीरे चली गई। ये लिनचेन अभी भी रियरव्यू मिरर के माध्यम से अपने दो बूढ़े माता पिता की छाया देख सकता था, जब तक कि वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए, जब दूरी बहुत अधिक हो गई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये लिनचेन अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए सिस्टर लिन और जियो फेफी ने यात्रा के दौरान उससे बात नहीं की। हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले कार 1 घंटे से अधिक समय तक चलती रही। वे दोपहर 3 बजे हवाई जहाज पर सवार हुए। खिड़की से उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन सिकुड़ती जा रही थी और इमारतें चींटियों में बदलती जा रही थी और अंततः उसकी आंखों से ओझल हो गई। अलविदा रुगाव शहर, राजधानी शहर, मैं आ रहा हूँ।